हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारी सी ऑडिटिंग एंड एथिक्स की पावर बैच में दोस्तों, जिससे हम चैप्टर नंबर 8 कवर कर रहे थे। 700 सीरीज हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली थी। हम लोग आ गए थे ऐसे 710 पे आफ्टर डिस्कसिंग 700, 01, 05, 06। 710 के अलावा एक 720 होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। So effectively what we are basically going to discuss in the 700 series is the last standard essay 710। ऐसे 710 दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों के लिए समझने में ट्रिकी हो सकता है, बट चिंता मत करो दोस्तों, बिकॉज यू गाइज आर इन सेफ हैंड्स। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का ये स्टैंडर्ड किसकी बात करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे आप कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हो, या अपन ने अडानी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, तो आप देखते हैं बैलेंस शीट में, पी एंड एल में दो कॉलम्स आते हैं। क्यों आते हैं दो कॉलम? तो आपकी ये बैलेंस शीट है एज ऑफ 31 मार्च 2024 और इस पे दो कॉलम है अमाउंट के। पहला कॉलम है 2024 का और आपका दूसरा कॉलम है व्हाट हैपेंड। तो आप देखेंगे एक कॉलम है आपका 2024 का और एक कॉलम कॉलम है आपका 2023 का। ये 2023 का जो कॉलम है इसे कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉर्मली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम कभी भी किसी चीज को एब्सोल्यूट टर्म में इंटरप्रेट करने में डिफिकल्टी फाइंड करते हैं, इसलिए हम रिलेटिवली देखते हैं कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सिचुएशंस कैसी चेंज हुई। तो भारत में कंपनीज एक्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव देना पड़ेगा। यानी कि आपको जब बैलेंस शीट, पी&एल या नोट्स में भी इंफॉर्मेशन दोगे तो साथ में आपको प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, स्वागत। तो ये जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स दे रहे हैं, इस पे पहला सवाल उठता है कि क्या ऑडिटर इन प्रीवियस ईयर फिगर्स की करेक्टनेस पर भी रिपोर्ट करेगा? तो आंसर है नहीं करेगा। यानी जब हम ऑडिट ओपिनियन देते हैं हमारी ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम ये नहीं कहते कि स्टेट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट और लॉस 2024 2023 दोनों के सही है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स सही है किसके? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 के। यानी जो ओपिनियन हम देते हैं, आप देखिए यहाँ पे ये ऑडिट रिपोर्ट है आपकी, और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वी गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन कंसोलिडेटेड स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द ग्रुप एज एट 31 मार्च 2024 एंड नॉट 31 मार्च 2024 एंड 2023। तो इंडिया में जो सिनेरियो चलता है उसमें हम कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन देते हैं ओनली ऑन द करंट ईयर विच इज अंडर ऑडिट। लेकिन विदेश में या किसी कंट्री में ऐसा भी एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो कहता है कि नहीं, ऑडिटर को अपना ओपिनियन हर पीरियड जो रिपोर्ट किया गया है उस पर देना पड़ेगा। और इस कारण से, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार बनाए गए हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज करस्पॉन्डिंग फिगर्स, जो भारत में फॉलो होता है, और पार्ट 2 इज नोन एज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भारत में फॉलो नहीं होता है। दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फिगर्स देने का पर्पस क्या होता है? दिस इज ओनली फॉर कंपैरिजन and no opinion is expressed on it. But this is given in equal details like current year financials and auditor expresses opinion.
on current year as well as previous year in its audit report of current year. तो आपको ये दूसरी चीज भारत में देखने को ही नहीं मिलेगी, तो सुनने में बहुत अजीब लगेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें दोनों चीजें डिस्कस करनी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो आप लिखोगे अमाउंट और डिस्क्लोजर विच आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर प्रायर पीरियड as per the applicable financial reporting framework is comparative financial information. There can be two methods of reporting prior periods. One method is corresponding figures method, जहाँ पे हम अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक इंटीग्रल पार्ट की तरह देते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड के रिलेशन में पढ़ना है। यानी इसकी डिटेल जो प्रेजेंट की जाती है वो सिर्फ इसलिए है कि आप करंट पीरियड के फिगर्स को इसके साथ रिव्यू, इंटरप्रेट, कंपेयर कर पाओ। वेरास यहाँ कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड के कंपैरिजन के लिए इंक्लूड किए जाते हैं करंट पीरियड के साथ, और अगर ऑडिट होते हैं तो ऑडिटर अपने ओपिनियन में इसे रेफर भी करते हैं। अगर ऑडिट होते हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर इसका ऑडिट हुआ है तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो कंपेरेबल विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड है। यानी जितनी जानकारी आप करंट ईयर की दे रहे हो उतनी प्रीवियस ईयर की भी होगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन, तो पहले लिखना कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन दो तरह की होती है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन से आता है व्हाट इज करस्पॉन्डिंग फिगर्स, तो आपको सिर्फ इतनी सी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन देना है, यानी जो इंडिया में कॉन्टेक्स्ट में लागू होता है वो। तो ये आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बताएगा कि आपको कौन से फॉर्मेट पे जाना है, करस्पॉन्डिंग या कंपैरेटिव। ये नॉर्मली लॉ और रेगुलेशन में होती है, इंडिया में हम यही फॉलो करते हैं। इंडिया के कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी दूसरी अप्रोच फॉलो नहीं होती है। दोनों में रिपोर्टिंग डिफरेंस बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम ओपिनियन सिर्फ करंट पीरियड पे देते हैं, जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम ओपिनियन हर जो पीरियड प्रेजेंट हुआ है उस पर देते हैं। लेट मी यूज रेड कलर फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये सर इंडिया के लिए आप भगवा रंग का प्रयोग करें। अच्छा ठीक है बेटा। तो करस्पॉन्डिंग अगर फिगर्स का जो भी डिस्कशन होगा वो ऑरेंज में होगा, और जो भी डिस्कशन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा वो ब्लू में होगा। वो भारत में नहीं, विदेश में चलता है। और जनरल इंफॉर्मेशन कोई डिस्क्लोज करनी है, डिस्कस करनी है तो रेड में कर लेंगे। तो हमें अगर सही ऑब्टेन करना है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पे, हमें देखना है कि वो एज पर फ्रेमवर्क बने या नहीं, और रिपोर्ट करना है या नहीं वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी प्रेजेंट की गई। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या अप्लाई करना पड़ेंगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले फॉर्मेट कोई भी हो तो रेड कलर इज कॉमन फॉर बोथ। आपको ये तो चेक करना ही चाहिए कि कंपैरेटिव में जो डेटा दिया गया है वो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा दिया था उससे मैच कर रहा है या नहीं। आप इंश्योर करोगे कि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में अमाउंट और डिस्क्लोजर प्रायर पीरियड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट हुए थे उसके अनुसार है, और आप इंश्योर करोगे कि अकाउंटिंग पॉलिसीज लास्ट ईयर जैसी है। अगर चेंज हुआ है तो चेंज प्रॉपरली अकाउंट डिस्क्लोज प्रेजेंट हुआ है। ये 1 2 3 आपको किस केस पे करना है, दो केस पे, करस्पॉन्डिंग फिगर या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको कहीं कोई मिसस्टेटमेंट मिलता है तो सही लगा के आपको देखना भी है कि क्या हमें प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल्स को चेंज करने की जरूरत है, 560 लगेगा नहीं लगेगा क्या। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आप किसके ऊपर लोगे, ऑन पीरियड्स रिपोर्टेड अपॉन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोथ पीरियड्स पर लेंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स अप्रोच में आप सिर्फ करंट पीरियड के ऊपर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसी के ऊपर रिपोर्ट करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग फिगर में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ करंट पीरियड के लिए लिया जाता है,
जबकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज टेकन, वाइट से कर देता हूं मैं इसको, फॉर ऑल पीरियड विच इज रेफर्ड टू एन ऑडिटर्स ओपिनियन। सर अगर कभी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले साल का फाइनेंशियल्स का ऑडिट ही नहीं हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हम रिपोर्ट ऑडिट पे या पिछले साल के ऊपर नहीं देंगे। तो सर इसमें होता कैसे, एक साथ 2 साल के ऑडिटर अपॉइंट होते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। हर साल ऑडिटर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोच में उसी साल के लिए अपॉइंट होता है। पर अगर पिछले साल भी आप ऑडिटर थे, इस साल भी आप ऑडिटर हो, तो आप हर साल अपने ओपिनियन में दोनों रिपोर्ट शामिल करते हो। सर अगर पिछले साल कोई और ऑडिटर था तो फिर आपको रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि हम दोनों पे ओपिनियन दे रहे हैं, पिछले साल का ओपिनियन हमारा किसी और ऑडिटर के ओपिनियन पर बेस्ड। तो बड़ी अजीब सी रिपोर्ट होती है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए अब करस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों रिपोर्टिंग कैसे होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिपोर्टिंग नाउ। तो सबसे पहली बात, आपके ओपिनियन में आप करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे रेफर नहीं करोगे। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इस एक सवाल का जवाब दे दो अगर तुम, तो इस पूरे स्टैंडर्ड में समझने वाली जो एक चीज है वो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगी। सवाल इतना सा है बेटा कि अगर तुम इस साल का ऑडिट कर रहे हो, लेट्स से 23-24 का, और 23-24 के ऑडिट में सपोज तुम्हें 22-23 प्रीवियस ईयर की कोई गलती पकड़ में, जैसे कि उदाहरण के तौर पे पिछले साल में कुछ खर्चे हुए थे जो कंपनी ने पिछले साल बुक नहीं किए, वो आउटस्टैंडिंग थे तो पे नहीं हुए, इस साल पे हुए तो मालूम पड़ा ये पिछले साल के खर्चे पिछले साल बुक होने से रह गए। मैनेजमेंट को आप बोलोगे कि ये प्रायर पीरियड आइटम है, इसे प्रायर पीरियड की तरह डिस्क्लोज करो। मैनेजमेंट बोल रहा है अरे कुछ नहीं, पिछले साल के ऑडिटर ने ये गलती पकड़ी नहीं थी, अपने क्या करना है, अपन तो इस साल में खर्चा दिखा। तो आपको करंट ईयर में पिछले साल से रिलेटेड कुछ गलतियां पकड़ में आई हैं, आपको मुझे जवाब देना है एज एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर करस्पॉन्डिंग फिगर अप्रोच जो इंडिया में चलती है। क्या आपको इससे मतलब है? यानी मेरा आपसे सिंपल सा सवाल ये है कि आप अडानी ग्रुप के करंट ईयर के ऑडिटर हैं। कौन से साल के ऑडिटर हैं? करंट ईयर के। यानी आप 24 के ऑडिटर हैं और आपको 23 की एरर्स आइडेंटिफाई हुई है इन ऑडिट ऑफ 24 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्च 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दौरान। क्या आपको इसे अपनी रिपोर्ट में लिखने की जरूरत है अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है तो? दोस्तों इस जवाब के लिए बिना मैं नहीं आगे बढ़ने वाला हूं, सॉरी, यू हैव टू आंसर। जो ट्रिकी स्टैंडर्ड्स है दोस्तों उनको हम हौले हौले कर रहे हैं। मेरा आपसे सिंपल सा सवाल है यार कि तुम 24 के ऑडिटर हो और पिछले साल की गलती 24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के दौरान पकड़ गई है, तो क्या तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में? आ गई अगर मैनेजमेंट उसे सुधार दे को तैयार नहीं बोलो। बोलिए। क्यों नहीं बोलोगे? एम्फेसिस ऑफ पैराग्राफ मैटर में रिपोर्ट करें। एक चीज समझ लो बेटा, कभी भी गलतियों को एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं देते, ये जनरल रूल याद रखता। दूसरा, क्या इसे रिपोर्ट किया जाएगा? यस इट शुड बी कंसिडर्ड। बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा। अब एक और मस्त सवाल पूछता हूं। सपोज पिछले साल की एक गलती है जिसका करंट ईयर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्या मतलब इसका? लास्ट ईयर कंपनी से कुछ गलती हुई है पर उसका करंट ईयर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब? से लास्ट ईयर कंपनी ने कुछ लोन दिए थे किसी को और गलती से कंपनी ने उसे डिपॉजिट दिखा दिया, तो लोन गिवन असेट में दिखना थे पर वो डिपॉजिट गिवन दिख गए, पिछले साल गलती हो गई। इस साल वो पूरे रीपे हो गए तो इस साल उसका अबाउट जीरो है, तो बैलेंस शीट में इस साल में आती रहे।
पर प्रीवियस ईयर का जो फिगर है था वो गलत है। I am questioning you that previous year misstatement identified in current year by the auditor having no effect on current year financial statements और current year figures in the financial statement पे इसका कोई इफेक्ट नहीं, बट प्रीवियस ईयर पे वो गलत है। आप बताइए क्या इस केस पे आप उसे रिपोर्ट करोगे? इस साल के ऑडिटर वो आप करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर अप्रोच है। रुका हूं मैं आपके जवाब के लिए। कुछ बच्चों ने पिछले का सही जवाब दिया है, शाबाश, कम ऑन। बोलिए। कहो न कहो तो इंटर, यस इट शुड बी रिपोर्टेड एज प्रायर पीरियड आइटम। वेरी नाइस। तो देखो, आपने पहला पार्ट सही दिया है, यस इट शुड बी रिपोर्टेड। दूसरे पे गड़बड़ है, प्रायर पीरियड आइटम दिए बिठाइए। क्यों? क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम क्या होती है? प्रायर पीरियड आइटम बेटा वो होती है जिसका पिछले साल की गलती आपको इस साल में सुधारनी है, जिसका इनकम और एक्सपेंस पे इफेक्ट आता है। AS5 ऐसा कहता है। तो अगर किसी चीज का इनकम एक्सपेंस पे इफेक्ट ही आता है तो वो प्रायर पीरियड आइटम AS में नहीं कहलाती है। खैर वो बात पे बात करते हैं। लॉजिक ये है दोस्तों इसके पीछे कि आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे हो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रीवियस ईयर फिगर उसका एक इंटीग्रल, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। तो जब भी आपको पता है कि आप जिस चीज पे रिपोर्ट कर रहे हो उसमें कहीं कुछ चीज अगर गलत है तो आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते, भले ही वो चीज जो गलत दी गई है वो एक ऐसे पीरियड की है जिस पीरियड के आप ऑडिटर नहीं थे, बट क्योंकि वो आपके साथ में प्रोवाइड करी जा रही है इसलिए उसकी गलतियों के ऊपर आप चुप नहीं रह सकते। तो इस पर्टिकुलर रीजन से ऐसा कहा गया है कि अगर आप इस साल के ऑडिटर है और करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर अप्रोच है तो आपको प्रीवियस ईयर की ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देना है। लेकिन अगर आपको प्रीवियस ईयर की कोई गलतियां करंट ईयर में पकड़ में आती है तो मैनेजमेंट से सही करवाएं, नहीं करे तो आपको रिपोर्ट करें। दो सिचुएशन हो सकती है, उसका इफेक्ट करंट ईयर पे आए, जैसे लास्ट ईयर का खर्चा लास्ट ईयर बुक नहीं हुआ तो करंट ईयर पे इफेक्ट आएगा, बुक करना पड़ेगा। या उसका करंट ईयर पे इफेक्ट नहीं आया, जैसे लोन लास्ट ईयर डिपॉजिट हो गया और वो करंट ईयर पे पे ऑफ हो गया तो बचाई देगी। दोनों ही केस में आपको रिपोर्ट करना है। हाँ, अगर पिछले साल की गलती का पिछले और इस साल दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है तो आप रिपोर्ट में लिख दीजिए कि ये गलती पिछले साल हुई है, इसका पिछले साल पे इतना और करंट ईयर पे इतना प्रभाव है। लेकिन अगर कोई गलती पिछले साल की इस साल को प्रभावित नहीं कर रही है तो आप लिख दीजिए कि ये गलती पिछले साल की है जिसका इस साल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर दोनों केस में रिपोर्ट मॉडिफाई होगी। मॉडिफाई इसलिए क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं जिस पे आप ओपिनियन दे रहे हैं। तो ये वो एक्सेप्शन है जब आप रिपोर्ट क्वालिफाइड दोगे या अनक्वालिफाइड अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते। अगर प्रीवियस पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट पे मॉडिफाइड ओपिनियन था, अच्छा ये भी एक केस है कि लास्ट ईयर के ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था कि भैया कुछ गलत है, तो इस साल के ऑडिटर को चेक करता है वो सही हुआ है या नहीं। अगर वो अभी तक सही नहीं हुआ है तो फिर डेफिनेटली आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ इट रिलेट्स टू करस्पॉन्डिंग फिगर ओनली और इसका इफेक्ट करंट ईयर पे रही है तो आप रिपोर्ट अपनी मॉडिफाई करोगे सिर्फ करस्पॉन्डिंग फिगर्स पे, अदरवाइज दो फिगर्स। एक और चीज़, अगर किसी केस में पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड ही रही है तो आपको फिर ओपनिंग बैलेंस में भी स्टेटमेंट नहीं होने के सही अलग से अपडेट करना पड़ते हैं, ऐसा ऐसे 510 में बोला गया। यानी लास्ट ईयर का भी ऑडिट नहीं हुआ है तो फिर आपको लास्ट ईयर के जो बैलेंसेज इस साल कैरी हो रहे हैं वो चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये क्या है दोस्तों? कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंडिया में अप्रोच फॉलो नहीं होती है, यानी ब्लू कलर कर देंगे इसको। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों पे रिपोर्ट कर रहे हो प्रोवाइडेड प्रीवियस ईयर का ऑडिट हुआ। तो क्योंकि आपका पीरियड हर पीरियड पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अब एक इशू क्या है,
पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अगर आपका डिफरेंट ओपिनियन है जो पहले पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इशू किया गया था, तो आपको उस डिफरेंट ओपिनियन का रीजन भी देना पड़ेगा अदर मैटर पैराग्राफ में करंट रिपोर्ट। अगर मिसस्टेटमेंट पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है जो कि ऑडिटेड थे, मैनेजमेंट को बोलो previously audited figures of financial statement which are audited by other auditor। तो आप मैनेजमेंट को बोलिए कि पिछले ऑडिटर को इन्फॉर्म करें, अगर वो ऑडिट करके दही रिपोर्ट दे दे कौन प्रेडेसेसर ऑडिटर, तो ऑडिटर की हमारी जो रिपोर्ट होगी वो सिर्फ करंट पीरियड पे रेफर करेगी। मतलब क्या है इसका? अब ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप। मैं फिरंगी हूं, मेरा नाम है जॉन, मैं एक ऐसी कंट्री में रहता हूँ और ऑडिट करता हूँ जहाँ पे एक हर साल ऑडिटर को 2-2 सालों पे ओपीनियन देता है। इस साल का ऑडिट भी मैंने किया है, पिछले साल का भी मैंने किया था। पिछले साल मैंने अपनी रिपोर्ट मॉडिफाइड दी थी, कुछ गड़बड़ थी। इस साल मैंने ऑडिट किया तो कंपनी ने पिछले साल की सारी गलतियों को सुधार दिया, तो अब मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, पिछले साल को भी सुधार दिया है। तो अब मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन करंट ईयर पे दे सकता हूं, पर पिछले साल की मॉडिफाइड ओपिनियन की जगह अब मॉडिफाइड दे सकते हैं क्योंकि इस साल कंपनी ने सुधार दिया, अज्यूमिंग ये अलाउड है। तो अब मेरी रिपोर्ट पिछले साल पे अनमॉडिफाइड जाएगी, लोगों को समझ नहीं आएगा, बोलेगी यार पिछले साल मॉडिफाइड थी। अगर किसी ने पिछले साल की रिपोर्ट पढ़ी और इस साल कैसे अनमॉडिफाइड आ गई, तो आप एक अदर मैटर पैराग्राफ पे समझा दो कि भैया लास्ट ईयर के मॉडिफिकेशन इस साल में सुधर दिए, इसलिए इस साल का ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो गया। इस तरह से बेस्ट। दूसरा केस, मैं इस साल का ऑडिटर हूं जॉन, लेट्स से पिछले साल में ऑडिटर कोई और था, एंजेलिना। एंजेलिना वाज द ऑडिटर ऑफ प्रीवियस ईयर। एंजेलिना ने लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड नहीं दी थी, अनमॉडिफाइड दी थी, क्लीन दी थी। मैंने इस साल का ऑडिट किया तो मैंने देखा कि पिछले साल की कुछ गलतियां हैं जो शायद एंजेलिना को पता नहीं पड़ी, इसलिए उसने क्लीन रिपोर्ट दे दिया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया। हमारे हिसाब से वो गलत है, मॉडिफाइड होना चाहिए। अब क्योंकि आपको 2-2 साल के ऊपर ओपिनियन दे रहा है और आपको दिख रहा है पिछले साल की गलती है, तो आप क्या करोगे? आप रिपोर्ट पे लिखोगे कि करंट ईयर पे और प्रीवियस ईयर पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड है। पर अगर आपने ऐसा लिखा दोस्तों, तो आप बताइए किसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे? एंजेलिना पे। आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं सर, एंजेलिना पे उंगली उठेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों, क्या लगती है आपकी? वो कुछ नहीं लगती है, पर कुछ लगे इसीलिए। तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया और उसने जो ओपिनियन दिया था उसके बनिस्पत इस साल आप ऑडिट कर रहे हो और आपको पिछले साल की कुछ गलती मिली जिस कारण से आपका ओपिनियन पिछले साल पे अलग बन रहा है, तो आप मैनेजमेंट को बोलो कि यार ऐसे केस में देखो हम ओपिनियन अलग देंगे, उसका ओपिनियन कुछ और था, बेवजह कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगा। दो सीए भाई, नहीं नहीं भाई बहन नहीं, सॉरी सर, दो सीए बंधुओं के बीच, सीपीए बंधुओं के बीच। तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट करके वापस से एंजेलिना से उसके ऊपर नया ऑडिट करा, और हम इस साल के ऊपर अपना ओपिनियन दे देते हैं, पिछले साल के ऊपर आप उससे ओपिनियन ले लो और 2 ऑडिट रिपोर्ट अटैच कर देना। अजीब लगेगा, पूरा ही अजीब है, क्योंकि भारत में ऐसा होता ही नहीं। तो अगर मैनेजमेंट मान जाए तो हम सिर्फ करंट ईयर पे देंगे, मैनेजमेंट ना माने या प्रीवियस ऑडिटर ना माने तो फिर हम इस साल दोनों सालों के ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन बात है? प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर अगर कोई और था, फिर वो इंडिया की हो या बाहर की बात हो, दोनों ही केस में, और ऑडिटर को परमिट किया गया है लॉ और रेगुलेशन ने कि वो प्रेडेसेसर ऑडिटर के बारे में मेंशन कर सकता है, तो एक अदर मैटर पैराग्राफ में वो बताएगा किसने ऑडिट किया था, क्या ओपिनियन दिया था और उसकी रिपोर्ट की डेट क्या थी। मॉडिफाइड है तो बेसिस ऑफ ओपिनियन भी है। ये सिर्फ तभी जब लॉ एंड रेगुलेशन परमिट करते हैं स्पेसिफिकली। इंडिया में लॉ परमिट नहीं करता है, तो इंडिया में कभी भी ओपिनियन में आपको ऐसा नहीं मिलेगा ऑडिटर बताएगा कि पिछले साल का ऑडिटर कोई और था, इस साल का कोई और। लेकिन
भारत में हो या भारत के बाहर, दोनों ही केस में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल के ऑडिट नहीं हुए तो आपको एक अदर मैटर पैराग्राफ देना पड़ेगा, और ये देना मैंडेटरी है, मस्ट है कि प्रीवियस ईयर इज अनऑडिटेड। हालांकि इससे आपकी जो जिम्मेदारी है ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सही ऑब्टेन करने की ऐसे 510 में, वो कम नहीं होगी, वो एज इट इज रहेगी। और इसके बेसिस पे हमें ओपिनियन बनाना है, तो 710 में हमें प्रोसीजर्स क्या यूज करनी है, समरी है बेटा, उसकी जो मैंने आपको बताया ये उसकी समरी है, आप इसको रेफर कर सकते। इसी के साथ आपका एक और स्टैंडर्ड जो थोड़ा सा टिपिकल है 710 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों अब अपन आगे बढ़ते हैं, हौले हौले गाड़ी बढ़ती जा रही है हमारे भाई। अब आ रहे हैं अपन ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स और कंपोनेंट ऑडिटर पे। कंपोनेंट ऑडिटर ये क्या होता है, ऐसे 610। अब ये क्या कहानी है, इसके लिए आपको ब्रांच ऑडिट के प्रोविजंस देखना होंगे, कंपनी ऑडिटर के प्रोविजंस देखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद अपन ब्रांच ऑडिटर डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ब्रांच की बात बताता हूँ। सबसे पहला सवाल, एक बात बताओ दोस्तों कि तुम्हें किसी कंपनी ने ऑडिटर अपॉइंट किया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी भारत में समझो 10,000 ब्रांच है, अंदाज ले लो एक। तुम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सोलो ऑडिटर हो, हालांकि ऐसा होता नहीं, वहां ज्वाइंट ऑडिटर होते, बट जो भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो क्या तुम्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस उसकी 10,000 ब्रांचेस जो अलग अलग जगह पे हैं, जिनकी बुक्स ब्रांचेस पर मेंटेन्ड है, क्या इन सबका ऑडिट करना है? बोलो बेटा, आज तुम चैट में नहीं लिखोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। आज तुम्हें लगेगा सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं रुका हूं आपके जवाबों के लिए। दोस्तों आपके कमेंट ही हमें चाबी भर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं सिखाने के लिए और बताने के लिए। तो बताइए, कहो न कहो। नॉट पॉसिबल। तो आप देखिए, संभव नहीं है सर, इतनी सारी ब्रांचेस का ऑडिट कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर कारण से भारत में नेशनलाइज बैंक्स के ऊपर एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट डाली गई है आरबीआई की, कि उन्हें अपनी ब्रांचेस के ऑडिटर अलग से नियुक्त करना होंगे, जो अपनी रिपोर्ट सेंट्रल ऑडिटर को देंगे। सेंट्रल ऑडिटर यानी प्रिंसिपल ऑडिटर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपना ओपिनियन देगा, उसके पास भी मेजर कुछ ब्रांचेस होंगी ऑडिट करने के लिए, बट सारी ब्रांचेस नहीं होंगी, ब्रांचेस का ऑडिट किसी और से करेगा। हालांकि ये नियम सारी नेशनलाइज बैंक पर मैंडेटरीली रूप से लागू होते हैं। उन्हें अपनी सारी ब्रांच का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है, जो मैंडेटरी बड़ी ब्रांच होती है उसका कराना अनिवार्य होता है। उनकी डेफिनेशन है बड़ी ब्रांच क्या होती है। पर यह नियम आया था उस समय पर बेटा, जिस समय पर अकाउंटिंग पूरी कंप्यूटराइज नहीं हुआ करती, और क्योंकि उस समय अकाउंटिंग पूरी कंप्यूटराइज नहीं थी, इस रीजन से, इस कारण से इस कारण से संभव पॉसिबल ही नहीं था कि एक जगह बैठ के आप सारी ब्रांच का ऑडिट कर पाए। लेकिन आज की तारीख में कंप्यूटराइजेशन हो जाने के कारण ऐसा संभव भी नहीं है कि आप सेंट्रली सारे ऑडिट नहीं कर सकते। इसलिए प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ये नियम आज भी लागू नहीं होता, उनके पास आज भी ऑप्शन है। तो आज की तारीख में आरबीआई की बात अगर मैं छोड़ दूं, तो कंपनीज को इन जनरल चॉइस दी गई है कि कंपनीज आपकी अलग अलग ब्रांचेस का आप चाहें तो जो आपका मेन ऑडिटर है, जिसे हम कंपनी ऑडिटर कहते हैं या प्रिंसिपल ऑडिटर कहते हैं या स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर कहते हैं, आप उसी को बोल दो वो सारा ऑडिट कर ले। क्यों? क्योंकि क्या है, प्रैक्टिकली बिग फोर जैसी सीए फर्म्स की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनके बड़े बड़े हाथ है, वो सब कर सकते हैं, टीम है उनके पास।
पर आपको कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ब्रांच के ऑडिटर अलग सीए फर्म्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि अगर किसी ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा है और कंपनी का ऑडिटर और उसकी बड़ी ब्रांचेस का ऑडिटर कोई और है, उदाहरण के तौर पे दोस्तों, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल ऑडिटर हो और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ 3 इंपॉर्टेंट मटेरियल मुंबई की ब्रांचेस का ऑडिट कर रहा हूं और मैं इसका ऑडिट करके रिपोर्ट प्रिपेयर करता हूं और मुझे कहा गया है कि मैं अपनी रिपोर्ट आपको भेजूं। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से ये सवाल है कि क्या आप मेरी रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हो? और अगर मैंने बोला है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो मान सकते हो कि ब्रांच पर सब कुछ ठीक है, या आपको अपने लेवल पर अलग से चेकिंग करना पड़ेगी ब्रांच की? क्या लगता है बेटा आप लोगों को? मतलब दूसरा सवाल पूछने का आप इसका जवाब दे दो, पहले का रहने दो। अगर मुंबई की उन 3 ब्रांच का मैंने ऑडिट किया, आपको रिपोर्ट दी, कहा सब कुछ सही है, आपने मान लिया, आपने अपना बाकी सारा ऑडिट किया, ओपिनियन दे दिया, बाद में उन 3 ब्रांचेस में कोई फ्रॉड निकल के आए जो ऑडिटर को ढूंढ लेना चाहिए थे पर नहीं ढूंढ पाया, जिसमें पता पड़ा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो आप बताइए उस केस में मेरे साथ साथ क्या वो प्रिंसिपल ऑडिटर यानी आपको भी जिम्मेदार माना जाएगा? इस सवाल का जवाब दो। For mistakes of the branch auditor which principal auditor could not or did not detect because obviously he didn't see the work done by the branch auditor, he relied on his report. Whether the principal auditor will also be guilty in the eyes of CA Institute that he's also not done his work well. यानी प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या रिव्यू करना चाहिए था ब्रांच ऑडिटर के वर्क को, या वो उस पर रिलाई कर सकता था? बताइए बेटा, चैट में जवाब दीजिए, बंदा आपका इंतजार कर रहा है। बंदा, हूज द बंदा? अरे मैं आपका इंतजार कर। कहो न कहो, कम ऑन, टेल मी। वेटिंग फॉर योर आंसर। देखते हैं। यस वी कैन रिलाई बिकॉज सर इज ऑल्सो क्वालिफाइड सी। वेरी ट्रू। तो दोस्तों ये जो रिलेशनशिप है आपकी और मेरी प्रिंसिपल और ब्रांच ऑडिटर की, ये रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है ऐसे 600। और ये फैक्ट की ब्रांच का ऑडिटर कोई और हो सकता है कंपनी ऑडिटर के अलावा, ये बात कही गई है कंपनीज एक्ट में। और ये बात कंपनीज एक्ट ने सबसे पहले क्यों कही? क्योंकि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 128 है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, जो कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर मेंटेन हो, जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके कंपनी और उसकी ब्रांचेस और ऑफिसेस का। तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारी बुक्स मेंटेन करना है जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके, अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके। और इसमें आपको बुक्स, अकाउंट्स, रेलेवेंट बुक्स और पेपर यानी वाउचर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब कुछ मेंटेन करना है। कभी आपकी इच्छा है रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहीं और रखने की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है, रेजोल्यूशन पास करना है और 7 दिन में AOC 5 फॉर्म के साथ आप इसे शिफ्ट कर सकते हो कहीं और। आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रांच ऑफिस के रिकॉर्ड्स आप चाहें तो ब्रांच पे ही रख सकते हो और आपको ब्रांच के रिकॉर्ड्स HO पे भेजने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आप HO पर बस समरी भेज दीजिए पीरियोडिकली कितने समय में, जो भी फ्रीक्वेंसी आपको ठीक लगे। फॉरेन ब्रांच में क्वार्टरली भेजना अनिवार्य होता है मिनिमम, इंडियन ब्रांच में आप डिसाइड कर लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटराइज्ड है तो प्रॉब्लम ही नहीं हो, तो सब अपने आप एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड हो। फिजिकल बुक्स पे आप ब्रांच पे रख सकते हो, प्रोवाइडेड पीरियोडिकली आप रिटर्न यानी ट्रायल बैलेंस HO पर भेज दो।
इस कारण से ऐसा संभव है दोस्तों कि जहां मैन्युअल अकाउंटिंग हो रही है वहां ब्रांच के खाते चेक करने के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर को दिक्कत आए तो आप ब्रांच ऑडिटर अलग से अपॉइंट कर सकते हो। इसके लिए सेक्शन 143 जो ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ऑडिटर की बात करता है, उसका सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट की बात करता है और कहता है कि ब्रांच ऑफिसर्स शैल बी ऑडिटेड या तो बाय कंपनी ऑडिटर, यानी जो कंपनी ऑडिटर अपॉइंट हुआ है प्रिंसिपल ऑडिटर वही ब्रांच का भी ऑडिट करता है, या कोई भी व्यक्ति जो कंपनी ऑडिटर बनने के लिए सेक्शन 139 क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है में क्वालिफाइड। लेकिन अगर कोई ब्रांच अदर देन इंडिया है तो आप वहां के ऑडिटर को भी अपॉइंट कर सकते हो, वहां का जो सीए इक्विवेलेंट। ब्रांच ऑडिटर की पावर्स और ड्यूटीज कंपनी ऑडिटर के जैसी होगी पर सिर्फ ब्रांच के रिस्पेक्ट, यानी वो वहां का सारा डेटा मांग सकता है, चेक कर सकता है। फर्क ये होगा कि उसको अपनी जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट कैसे और किसको देना पड़ेगी, कंपनी ऑडिटर को, ना कि मेंबर्स। बाकी फ्रॉड रिपोर्टिंग वगैरह जो एप्लीकेबल होती है कंपनीज एक्ट में आप लॉ में पढ़ेंगे, वो सब ब्रांच ऑडिटर पे भी लगेगी अगर ब्रांच पे कोई फ्रॉड हुआ है तो ये तो आपने कंपनीज एक्ट के दिए पढ़ लिए विद रिस्पेक्ट टू कि ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है और कंपनी ऑडिटर उसके कार्य को यूज करेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर रहा हूं तो कंपनी ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर रही है तो प्रिंसिपल ऑडिटर कैसे उसके वर्क पे यूज करेगा और कितना रिलाई करेगा, ये बात की गई है एसए 600। एसए 600 में कहा गया है कि प्रिंसिपल ऑडिटर वो व्यक्ति है जिसको जिम्मेदारी दी गई है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट करने की, किसकी, एक ऐसी एंटिटी की जिसके कुछ कंपोनेंट का ऑडिट कोई और कर रहा है, तभी ये प्रिंसिपल है और वो ब्रांच या अदर ऑडिटर। ब्रांच ऑडिटर को अदर ऑडिटर और कंपोनेंट का ऑडिटर कहा गया है, ये वो है जिसकी जिम्मेदारी रिपोर्ट करना है कंपोनेंट की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है जिसका ऑडिट कोई और कर रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर। कंपोनेंट एक ब्रांच हो सकती है, डिवीजन हो सकता है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एक जेवी, एसोसिएट या सब्सिडरी हो सकती है, जिसका ऑडिट अल्टीमेटली कौन कर रहा है, प्रिंसिपल ऑडिटर, और हम सिर्फ उसके कंपोनेंट का ऑडिट। अब इस पूरे डिस्कशन में सवाल ये उठता है कि ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या मैं ब्रांच ऑडिटर के वर्क पर रिलाई कर सकता हूँ। तो बहुत ही ब्रीफ में अगर मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों एसए 600 कहता है ब्रांच ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस आप ये चेक कर लीजिए कि वो भी कॉम्पिटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अगर ऐसा है तो आपको उसके ऊपर रिलाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नहीं तो अगर आपको ही सब कुछ चेक करना पड़ा तो आप खुद सोचो दोस्तों, ब्रांच ऑडिट में और ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद प्रिंसिपल ऑडिटर अगर सभी खुद चेक करेगा तो ब्रांच ऑडिटर का फायदा ही क्या है। आप उस पर रिलाई कर सकते हो, बट एक चीज समझना दोस्तों, रिलाई भी करना है तो ऐसा नहीं है कि भैया आपने बोल दिया तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, और तुझे जैसे जो करता है करके हमें बस रिपोर्ट देते, हमसे कोई भी बात करता था, कुछ पूछता था, बताता, बस रिपोर्ट देते ना। ऐसा बिहेवियर सही नहीं। इनफैक्ट आपको उसके साथ एक कम्युनिकेशन करना, कैसा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको उसे बताना पड़ेगी, पूछना पड़ेगी। जैसे कुछ चीजें प्रिंसिपल ऑडिटर को पता होगी, ब्रांच ऑडिटर को शायद नहीं पता हो, जैसे कि कंपनी पे एस लग रहे हैं, इंडेस कंपनी की पॉलिसीज क्या है अकाउंटिंग की, या कारों की रिपोर्टिंग कंपनी पर करता है नहीं करता है, ऐसी कई सारी बातें तो हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है उसके साथ। तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि अगर आप अदर ऑडिटर का वर्क यूज कर रहे हैं तो अदर ऑडिटर क्या है, ऐसे 600 बता रहा है ये, और वो कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑडिटर के पास अधिकार है कि अगर उसे जरूरत पड़े तो वो ब्रांच पे जा सकता है, यानी जाने की जरूरत नहीं है पर हमारे पास राइट है, वी हैव राइट बट नॉट ड्यूटी बाउंड टू विजिट, कि जाना ही है और देखना ही है। आपको डाउट आए कि कुछ गड़बड़ है या शायद ब्रांच ऑडिटर ने चेक नहीं किया या हमें कुछ और चेक करना है, तो जा भी सकते हो, डेटा मंगा भी सकते हो। नॉर्मली आप अदर ऑडिटर के वर्क पे रिलाई करो, पर एक बात ध्यान रखना दोस्तों, कोई ऐसे सर्कमस्टांस है जैसे आपको लग रहा है कि यार वहां जाना पड़ेगा, मे भी अदर ऑडिटर का ऑडिट हो गया और उसके बाद कोई वहां पे फ्रॉड पता पड़े, ऐसा कुछ भी रीजन है तो आपके पास अधिकार है, आप वहां जा सकते हैं। प्लस आपको कुछ प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे आपको, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर, ये देखने के लिए कि अदर ऑडिटर पे
जो उसने काम किया है वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं। तब सवाल उठता है प्रिंसिपल ऑडिटर की क्या प्रोसीजर्स है। तो सबसे पहली बात, प्रिंसिपल ऑडिटर को अदर ऑडिटर को ये बताना है कि भाई हम तेरे पर्पस ऑफ वर्क क्या है, हमारा तेरे वर्क और तेरी रिपोर्ट को हम कैसे यूज करें। प्लस आप पर्याप्त अरेंजमेंट कर दो कि दोनों में कोऑर्डिनेशन, बातचीत हो सके, कब ऑडिट शुरू हो तभी। प्लस आप उसे इन्फॉर्म कर दो, कोई भी ऐसे मैटर जो आपको लगता है स्पेशल मैटर है उसको बता दे ताकि वो इस पर फोकस करे। जैसे कि इंटर एचओ ब्रांच ट्रांजैक्शन, ऑडिट कब तक कंप्लीट करना, इस तरह की चीज। और आप इसके अलावा उसे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट भी बता सकते हो कि ये लगते हैं, कारों की रिपोर्ट लगती है, ये रिप्रेजेंटेशन ले लेना मैनेजमेंट से, ये सब। तो यानी हमने क्या किया है, सबसे पहले ब्रांच ऑडिटर को एडवाइस किया है कि भाई हम तेरा कैसे यूज़ करने वाले। उसके बाद में हमने उसे एडवाइस करने के साथ साथ बोला है कि हमें कोऑर्डिनेट करना है तेरे साथ, और उसके लिए हमने उसको क्या किया है, स्पेशल कंसिडरेशंस, जिसमें हमने उसको बोला है कि भाई एक तो इसको आप ऐसे याद रख लो, SIT, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग पॉलिसीज, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंट, इंटर कॉम्पोनेंट और टाइम टेबल ऑफ रिपोर्ट। तो प्रिंसिपल ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे। प्रिंसिपल ऑडिटर को AC में नहीं बैठे रहना है, ये सही है। प्रिंसिपल ऑडिटर, HO का ऑडिटर मस्त AC में ही बैठा हुआ है, तो AC सेट आपका ये प्रोसीजर का निमोनिक है। A का मतलब सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा ब्रांच ऑडिटर के साथ, तो वो ब्रांच ऑडिटर के वर्क को यूज़ कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे बताना पड़ेगा, एडवाइस करना पड़ेगी क्या, कि वो कैसे यूज़ करने वाला है उसके वर्क। इसके लिए उसे उसके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना होगा, जिसके अंतर्गत क्या आएगा, स्पेशल रिक्वायरमेंट को ये बताइए, टाइम टेबल बताइए, और साथ ही साथ में आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट ये सब बताइए, इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस बताइए। एक प्रॉब्लम ये आती है कि क्या होता है, आप सोचिए कि ब्रांच ऑडिटर है और कंपनी में 100 ब्रांच ऑडिटर है जो 1000 ब्रांच को ऑडिट कर रहे हैं। अब बहुत दिक्कत है कि यार ये सबसे मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा, सबको मुझे बताना है, ये चेक करना है, चलो एक मीटिंग रख ली, बता दिया। पर अब मैं को एक डर है कि ऑडिट की क्वालिटी एक जैसी नहीं आएगी, क्योंकि हर किसी के चेक करने के तरीके अलग हो। तो दोस्तों आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप इन सबको अपनी एक चेकलिस्ट भेज सकते हो, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि ये सारे प्रोसीजर्स हमारे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए थे, आप बस टिक करके दे दो कि ये किए हैं। तो वो लोग जब उस तरह की एक चेकलिस्ट या क्वेश्चनेयर फिल करके आपको देंगे तो आपको एक आश्वासन मिल जाएगा कि हाँ इन्होंने अपना काम कर लिया है, हमें चेक नहीं करना है जाके कि किया है या नहीं, बट एक कंफर्मेशन मिल जाएगा उनसे काम किया उन्होंने। प्लस उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा ये सारी चीज़ें करना है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाएगा ऑडिट में। इसे बोलते हैं रिटर्न समरी और क्वेश्चन। तो हम डिस्कस कर सकते हैं अदर ऑडिटर से उसने क्या प्रोसीजर लगाए, या फिर हम उससे एक रिटर्न समरी ले सकते हैं चेकलिस्ट या क्वेश्चनर के फॉर्म में, उसको फिल करने का बोल सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे विजिट भी कर सकते हो। आपको कितनी गहराई से अदर ऑडिटर के वर्क को चेक करना है, ये सर्कमस्टांसेस और उसकी कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करता है। ऐसे कहता है कि अगर वो CA या CA इक्विवेलेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपको कॉम्पिटेंस पे डाउट होगा, तो फिर आपको जाके चेक करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये आपका ऐसे 600 है, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। जब आप फाइनल में आओगे ना, इसी स्टैंडर्ड में आपको और चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, पर इंटर में इतना ही है, सिलेबस में आपके मॉड्यूल में तो अपन ने उतना ही किया। ये वाला जो ऐसे 710 है ना, इसमें बस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है। बाकी आप देखोगे ड्रोन चार्ट में तो मोरलेस आपका कंटेंट ICI स्टडी मटेरियल चाहिए, पर 700 सीरीज में कुछ कुछ जगह जैसे 710 या ऐसी कुछ जगह मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट डाला है, क्योंकि ICI का कंटेंट इतना ब्रीफ है कि उससे समझ ही नहीं आता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव।
बाकी ये 600 और बाकी सारे स्टैंडर्ड में जो आईसीआई का कंटेंट है बस होता है। तो ये आपका एक और स्टैंडर्ड हो जाता है अपना डिस्कस दोस्तों 600 नंबर का ब्रांच ऑडिटर। किसी की कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं अभी तक के तो पूछिए, फिर आगे बढ़े। बहुत बढ़िया बेटा, बताइए। ब्रांच ऑडिटर समझ में आ गया आपको तो आगे बढ़े, बताओ। बोलना पड़ेगा फिर ही आगे बढ़ूंगा। एनी डाउट्स? बताइए बेटा। एक तो ये जब से बच्चों को पता पड़ गया है कि भैया ये सब रिकॉर्डेड अवेलेबल हो ही जाता है, मजे करते बच्चे। काहे अपने लाइव आना, बढ़िया रिकॉर्डेड अपने हिसाब से देख। सब क्लियर है, नो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब एक बात बताओ दोस्तों, ब्रांच ऑडिटर में क्या हो रहा है? ब्रांच का ऑडिट कोई करके आपको रिपोर्ट दे रहा है और आप उस पर रिलाई करके अपनी रिपोर्ट दे रहे हो। आप जो फाइनल रिपोर्ट लिखोगे उसमें साइड किसकी होगी? ब्रांच ऑडिटर की और प्रिंसिपल ऑडिटर दो दो की, यदि आपके और मेरे एग्जाम्पल फाइनल ऑडिट रिपोर्ट पे हम दोनों साइन करेंगे क्या? नहीं, सिर्फ आप करो, क्योंकि ऑडिट आपका है, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बट क्या होता है दोस्तों, कई एंटिटीज में, लार्जर एंटिटीज जैसे रिलायंस की बात करोगे तो हम नहीं चाहते कि एक ऑडिटर ही पूरा ऑडिट करे। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि दो या तीन हो, ताकि वर्क भी डिवाइड हो सके, प्लस ओपिनियन भी आपस में कहीं पे अगर को डिबेट लगे तो डिस्कस कर सके। और इसी से कंसेप्ट पैदा होता है बेटा जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट का मतलब ये नहीं है कि अपन ने दो लोगों को बोला चलो तुम दो दो ऑडिट करो, जिसका पहले हुआ उसका ले लेंगे, ना ना ना। ना ही इसका मतलब ये है कि दो को अपॉइंट कर दिया और बोल दिया कि ये लीड ऑडिटर है, ये सब कुछ अपने हिसाब से करेगा, बाकी इसकी सुनेगा। जॉइंट ऑडिट का मतलब है कि आप दो तीन पांच जितने भी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे अदर ऑडिटर भी अपॉइंट करती है, ब्रांच ऑडिटर भी, और जॉइंट ऑडिटर भी अपॉइंट करती है, और साथ साथ जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करती है। बड़ी साइज है उसकी। तो जॉइंट ऑडिटर का मतलब है ये वो ऑडिटर है दोस्तों जो साथ में मिलकर ऑडिट करेंगे। तो दोनों पूरा ऑडिट करेंगे नहीं, बांट के करेंगे। यानी ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि आप ये समझ लीजिए कि घर में ये बन गया, भाई भी बन गया, दोनों की शादी भी हो गई है, घर में अब मम्मी को दो बहुएं मिली, बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों की दोनों बहुएं अपने आप में एकदम मास्टरपीस। आई मीन बहुत ही अच्छे से ऑफिस घर का सारा काम संभालती, क्योंकि उन दोनों ने अपने बीच में काम को डिवाइड कर रखा। मॉम ने जैसे ही वो आए वैसे ही उनको चाबी दे दी, और चाबी दी तो बड़ी वाली और छोटी वाली को एक साथ बोला दोनों अपना हाथ आगे करो, और एक साथ दोनों को चाबी। और दोनों इतनी खुश हो गई, बोले माता जी तिजोरी कहाँ है, बस ये भी बता दीजिए। उन्होंने बोला बेटा तिजोरी की नहीं है, ये किचन की है, और किचन की अलमीरा की चाबी है, आज से ये तुम्हारा, तुम्हें ज्वाइंटली इसे संभालना। तो दोस्तों आपने दोनों को अगर जॉइंट में ये काम करने को दिया है, किचन अब आप संभालेंगे, बाहर का ये वो आप ऑफिस जाएंगे वो करें, बट खाने की जिम्मेदारी आपकी। आप मेट्स का यूज करें, जो भी करें, खाने की जिम्मेदारी। तो दोस्तों एक चीज समझिए, क्या ऐसा होगा क्या कि दोनों साथ में मिलके ब्रेकफास्ट लंच डिनर की प्रिपरेशंस करेंगी या कराएंगी? कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यूजुअली ऐसा नहीं है। यूजुअली ये लोग डिवाइड कर देंगे काम।
जैसे ब्रेकफास्ट और डिनर डिवाइड कर दिया, या लंच और डिनर डिवाइड कर दिया, ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स डिवाइड कर दिया, बोल दिया भाई बड़ी वाली ब्रेकफास्ट लंच देखेंगी और आपकी वाली छोटी वाली इवनिंग स्नैक्स और डिनर देखेंगे। तो इन दोनों ने वर्क डिवाइड किया है। क्या माताश्री ने वर्क डिवाइड किया? नहीं, मैनेजमेंट कभी भी वर्क डिवाइड नहीं करता है, वो बोलता है आप अपने हिसाब से कर लो, हमें तो काम से मतलब है। अब ये वर्क डिवाइड हुआ तो इससे फायदे और नुकसान क्या है, पहले ये समझते हैं, फिर इसका ऑडिट पे बात करेंगे। ये फायदे नुकसान स्टैंडर्ड में नहीं दिए हैं पर आपके मॉड्यूल में दिए गए। बहुत सारे फायदे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे डिवाइड कर दिया। आप एग्जाम में ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 करके 3 पॉइंट नहीं लिखोगे, आप 9 पॉइंट लिखो। तो क्या फायदे हैं? पहला, वर्कलोड कम होगा। सही बात है, दोनों में डिवाइड होगा। स्टाफ डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी, क्योंकि दोनों स्पेशल एरियाज कुछ हैं, तो दोनों बोल सकते हैं ये मैं देख रहा हूँ तो इसका स्टाफ मैं डेवलप कर लूंगा, वो तू देख रहा है तू डेवलप। ओवरऑल कॉस्ट टू कैरी वर्क ऑफ वन पर्टिकुलर ऑडिटर विल बी लेसर देन वो अगर पूरा खुद करता। क्वालिटी बेहतर आएगी क्योंकि मल्टीपल लोग साथ में कर रहे हैं। क्लाइंट सर्विस बेहतर होगी क्योंकि मल्टीपल लोग हैं तो जल्दी हो पाएगा। और ऐसा होता है नॉर्मली, एक इंटरनल कंपटीशन होता है तो दोनों बेहतर करते कि अच्छा वो भी कर रहा है मैं भी कर, कॉम्पिटिटिवनेस आती है। एक दूसरे से अपन अपनी अपनी विशेषताएं शेयर कर सकते हैं, तो वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, कंसल्ट ईच अदर। और एमएनसी और लोकल फर्म्स का अगर आप जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करते हो तो इससे हो सकता है लोकल फर्म्स भी चीज़ें सीख सके एमएनसी के वर्किंग कल्चर से। कई लॉ में ऐसे कंट्रीज में नियम होते हैं कि ब्रांच ऑडिट जॉइंट ऑडिटर कंपलसरी है, जिसमें एक बिग फोर होगी और एक इंडियन फर्म या लोकल फर्म्स होगी। ऐसे इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्रीज में लॉज होते हैं ताकि सारा काम बिग फोर के पास सीमित ना। नॉर्मली इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, नुकसान क्या होंगे? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जब पूरा काम एक आदमी को दे दिया जाता है तो वो सब कुछ देख लेता है। अब ये भी क्या है, आप समझ लीजिए कि किचन में हमने देखा है कि वो शक्कर ख़त्म हो गई है, बट लंच बनने के बाद ख़त्म, या गैस ख़त्म हो गई है लंच बनने के होने तक। तो बड़ी वाली का एक एटीट्यूड हो सकता है कि अरे अपने अपन ने बना लिया, आपने क्या लेना देना। और छोटी वाली ने जब बनाना शुरू किया तो बोले ओ माय गॉड गैस ही नहीं आ रही। जबकि पूरा एक के पास ही अगर काम होता तो जैसे ही लंच बन गया और गैस खत्म हुई है वो ऐसा कर सकते थे क्या, वे अपन इमीडिएटली क्या करो, इन्फॉर्म कर दो और इंश्योर कर लो कि शाम डिनर बनने से या इवनिंग स्नैक्स बनने से पहले एलपीजी का सिलेंडर आ जाए। एरिया ऑफ कॉमन कंसर्न्स नॉर्मली निगलेक्ट हो जाती है। होता है ना, अपन कोई काम किसी दो लोगों को देते हैं तो दोनों ही उसको क्या करते हैं, वो देख लेगा वो देख लेगा। अनसर्टेनिटी लाइबिलिटी ऑफ वर्क डन पे आ जाती है। अगर डिवीजन ढंग से नहीं हुआ है तो दोनों बोलती है अरे ये तो तुझे देखना था, अरे नहीं ये तो तुझे देखना। होता है ना भैया, रेफ्रिजरेटर में लेचे माताश्री ने देखा कि ये क्या, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है जिसका यूज नहीं हो रहा और खराब हो रही है। तो माताश्री बोलेंगे कि भैया ये यूज क्यों नहीं की तुम लोगों ने बनाने में। बड़ी वाली कहेगी अरे छोटी, हमको लगा छोटी वाली, छोटी वाली जेठानी जी ये तो आपको करना था ना। एनी चीज शेयर करना पड़ेगी, तो एक तरफ कॉस्ट टू कैरी आउट बढ़ेगी बट कलेक्टिवली कॉस्ट कंपनी के लिए बढ़ जाएगी। साइकोलॉजिकल इश्यूज कई बार आ सकते हैं, खास तौर पे जब दोनों जॉइंट ऑडिटर की फर्म में एक सोचता है अपन सुपीरियर और सीनियर है, दूसरा बच्चा हमारे साथ क्या करेगा। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये फायदे नुकसान है, आप मन से लिख पाएंगे अब सुनने के बाद। तो जॉइंट ऑडिट 299 में करना है तो आपको क्या बोला गया है, ये अच्छा है कर सकते। फटाफट ये समझ लो आपकी जॉइंट ऑडिट में नियम क्या होता है कि पूरे वर्क को आप आपस में डिवाइड करो, डॉक्यूमेंट करो किसका क्या काम। स्ट्रैटेजी और प्लानिंग साथ में करना, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, ऑडिट का स्वाद बदल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे
दोनों ने अगर साथ में प्लानिंग नहीं करी तो मालूम बड़ा, सुबह वाली बोल रही चलो आज हम क्या करते हैं पंजाबी बनाते हैं, शाम वाली ने भी पंजाबी बना दी, सुबह वाली चाइनीज बना रही, शाम को भी चाइनीज, तो क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। कितने दिन सुबह शाम दोनों टाइम आलू की सब्जी बन रही है, ऐसा लग रहा है हॉस्टल में आ गए। मतलब क्या है, अगर आप आपस में प्लानिंग साथ में नहीं करोगे, साथ की स्ट्रैटेजी नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम है। हो सकता है बड़ी वाली थोड़ा तीखा बनाती है, छोटी वाली थोड़ा मीठा बनाती है, बड़ी वाली आई है थोड़ी नॉर्थ साइड से, छोटी वाली आई है थोड़ी हमारी गुजरात साइड से, बंगाल साइड से, यहाँ मीठा ज़्यादा चलता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना है, इसलिए आप क्या करें, जॉइंट में ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान बनाएं ताकि आपकी ऑडिट एक जैसी हो सके। वर्क डिवाइड कर ले, फिर जिसका वर्क जो जिसने डिवाइड किया है वो अपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर खुद लगाएगा, ऑडिट प्रोसीजर खुद लगाएगा, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस खुद गैदर करेगा। हाँ, वो प्लान जरूर शेयर कर देगा कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ताकि दोनों के बीच में कहीं कोई ओवरलैप हो या एक स्ट्रैटेजी एक जैसी बनाना हो तो हो सके। तो जॉइंट ऑडिटर शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड दे शुड डू इट जेंटली। कभी भी प्लानिंग कौन करते हैं, जो की टीम मेंबर्स होते हैं ना, एंगेजमेंट पार्टनर और हेड्स। वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी जॉइंट ऑडिटर्स को जॉइंटली डिसाइड करना चाहिए ताकि आप स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एक जैसा कर सकें। और ऑडिट शुरू होने से पहले जॉइंट ऑडिटर को डिस्कस और डेवलप जॉइंट ऑडिट प्लान कर लेना चाहिए ताकि पूरा ऑडिट एक सिस्टम में उनके साथ समय में पूरा। जब आप जॉइंट ऑडिट प्लान क्रिएट करेंगे दोस्तों, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, आप डिवीजन कर लें किसका, सारे एरियाज का। हो सकता है कुछ एरियाज आप जॉइंटली भी करें, जैसे बड़ी छोटी दोनों ने बोल दिया कि यार कोई भी गेस्ट आएंगे तो अपन साथ में काम करेंगे। रिपोर्टिंग एंगेजमेंट्स पता कर ले कि भैया हमारी कंपनी पे कारो लग रही है, क्या क्या रिपोर्ट करना है, टैक्स ऑडिट लग रहा है या नहीं। डिस्कस कर लीजिए मैटर जो सिग्निफिकेंट है इन डायरेक्शन ऑफ टीम। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट देख लीजिए और नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्स देख लीजिए। ऐसे 300 में ये ऑडिट स्ट्रैटेजी के 5 कंपोनेंट्स है, ये वही के वही है और कुछ नहीं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपने अपने एरिया का अपना अपना जॉइंट ऑडिटर डिसाइड करेगा। नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अपने अपने जॉइंट ऑडिटर अपने अपने डिसाइड करेंगे। बस अब डिस्कस कर लेंगे सबके साथ। हाँ, कॉमन एरिया है तो साथ में, स्पेसिफिक एरिया है तो अपना। एंगेजमेंट लेटर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो एंगेजमेंट लेटर आप जॉइंट ले सकते हो, रिप्रेजेंटेशन लेटर अपने एरिया का आप ले लो, पर जो अपन मैनेजमेंट से आखिरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेते हो वो जॉइंट ले लो, सब अलग अलग। जो भी वर्क अलोकेट किया उसे डॉक्यूमेंट करो ताकि बाद में झगड़े नहीं हो कि किसको क्या दिया। और इसके बाद ये समझ लो हर जॉइंट ऑडिटर अपने वर्क अलोकेटेड के लिए जिम्मेदार है कि वो उसे ढंग से करे। दूसरे जॉइंट ऑडिटर को ना तो ये देखना है कि वो पहला जॉइंट ऑडिटर सही से काम कर रहा है या नहीं, ना उससे पूछना है कि तूने क्या किया। मान सकते हो सब अपना काम अच्छे से कर, पर ऐसे 6 एरियाज है दोस्तों जिसके लिए आप दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी आप अपने अपने एरिया के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार है, एक्सेप्ट ये 6 एरियाज जहाँ पे आप जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल हो। इसका मतलब सारे जॉइंट ऑडिटर 2-3 जितने भी है सबको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 1 सेकेंड प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या 6 एरिया है, बहुत सिंपल है। अगर आपने कोई काम डिवाइड नहीं किया तो आपने बोला ये काम मैं साथ में करूंगा, तो कोई चीज ऐसी थी जो एक जॉइंट ऑडिटर ने, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने चेक किया और मुझे सारा समझ नहीं आ रहा है, सारा का सारा गफला लग रहा है। मुझे लग रहा है यार ये कंपनी ने पूरे फ्रॉड कर रखे हैं, पर आई एम नॉट श्योर। मैंने दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बोला तो दूसरा जॉइंट ऑडिटर ये नहीं बोल सकता तेरा एरिया तू देख, बोलेगा अच्छा ठीक है बताइए क्या है। फिर हमने साथ में उस चीज को डिस्कस किया और डिसीजन लिया कि नहीं फ्रॉड नहीं है, सब ठीक है। बाद में अगर इसमें कोई गड़बड़ निकली तो जितने लोगों ने साथ में डिसीजन लिया था सबको जिम्मेदार माना था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्टैचू बने या नहीं, यानी एस या इंडेस आप पे क्या लगना चाहिए था, शेड्यूल 3 अगर लग रहा है तो वो फॉलो हुआ या नहीं, ये चीजें सबको देखना, ये डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एज पर फ्रेमवर्क हुआ है या नहीं, प्लस आपके ऑडिट रिपोर्ट एज पर लॉ और ऐसे है या नहीं।
तो कारों की रिपोर्ट देना थी दोनों जिम्मेदार है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए था, कंपनी ने बनाया नहीं, सारे जॉइंट ऑडिटर जिम्मेदार। ये 6 एरिया में सब जिम्मेदार है, बाकी सब में अपन अपने। एक और इम्पोर्टेंट, किसी भी जॉइंट ऑडिटर को कोई ऐसी चीज़ पता पड़ती है जो दूसरे जॉइंट ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हो सकती है, तो वो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को बता देना है और राइटिंग में बताना। तो जैसे आप असेट चेक कर रहे हैं, नॉर्मली डिवीजन कैसे होता है कि भैया ये इतनी ब्रांच तुम कर लो, इतनी ब्रांच में कर लूँगा, या असेट में कर लेता हूँ, लाइबिलिटी तुम कर लो। अब तुमने असेट में देखा है कि कंपनी ने कोई एक असेट खरीदी जिसके लिए लोन लिया, और लोन लेके असेट खरीद के कुछ ही समय बाद असेट बेच दी, और लोन अभी तक रीपे नहीं हुआ। हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये कुछ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि एसेट बेच के लोन रीपे होना था, नहीं हुआ है। आप चेक करवाना चाहते हो तो आप लोन वाले ऑडिटर को बोल दो कि यार ऐसा हुआ है तो देख लेना, क्योंकि उसके एरिया से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की ये है कि ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग दी जाएगी या सिंगल। तो दो उदाहरण के लिए समझो कि 3 जॉइंट ऑडिटर, आप, मैं और हम दोनों के बीच में है वो। दोस्तों आप समझिए कि हम तीनों का ओपिनियन है एक जैसा अनमॉडिफाइड, तो अपन तीनों एक रिपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे कहता है। पर हम तीनों का ओपिनियन अलग अलग है। आप कह रहे हो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, मैं कह रहा हूं मॉडिफाइड रिपोर्ट, वो कह रही है डिस्क्लेमर, तो तीनों अलग अलग रिपोर्ट दे सकते। हालांकि ये बहुत ही विचित्र होगा कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 3 रिपोर्ट, ऐसा रियल लाइफ में देखने में बहुत रेयरली मिलेगा, पर दे सकते हैं, पावर है। इन तीनों को एक अदर मैटर पैराग्राफ देना होगा जिसमें लिखना होगा जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट हुए थे, ये हमारी रिपोर्ट है, अदर जॉइंट ऑडिटर की सेपरेट रिपोर्ट। पर सपोज 3 में से मैं कह रहा हूं रिपोर्ट मॉडिफाइड जाना चाहिए, वो कह रही है कि अनमॉडिफाइड जाना चाहिए, आप कह रहे हो वो जो कहती है हमेशा सही कहती है, यानी आप भी कह रहे हो अनमॉडिफाइड जाना चाहिए। तो क्या मेजॉरिटी लगेगी कि 2 लोग बोल रहे हैं अनमॉडिफाइड और एक आदमी कह रहा है मॉडिफाइड, तो इसका मतलब अनमॉडिफाइड जाएगी? नहीं। जो 2 लोगों का ओपिनियन एक जैसा है वो एक रिपोर्ट देते, साथ में साइन करते दोनों उस पर, और जिस एक का अलग है वो अलग ओपिनियन दे। तो अगर आपका कभी डिसएग्रीमेंट आता है तो वो सेपरेट रिपोर्ट दे सकते हो, और अदर ऑडिटर रिपोर्ट का आपको अदर मैटर पैराग्राफ से रेफरेंस देना पड़ेगा। ये आपका पूरा डिस्कशन है 299 जॉइंट ऑडिट और ब्रांच ऑडिट 600 अदर ऑडिट। अब इसके बाद कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस है दोस्तों जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किए गए। तो हमें रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट डिस्कस करना है। ऑडिट रिपोर्ट में एक पूरा लंबा सा पेज आता है, कंटेंट आता है, जिसमें प्योरली वो मैटर्स दिए जाते हैं जो एसएस के अलावा रिपोर्ट करना है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में दिया गया है। सबसे पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, जो आपको कुछ मैटर्स के ऊपर स्पेसिफिक इंक्वायरीज करने के लिए कहता है। स्पेसिफिक इंक्वायरी इसका मतलब होता है आपको ये चीजें देखनी है, और अगर गलत मिले तो रिपोर्ट करनी है, सही मिले तो कुछ नहीं करना। इसे बोलते हैं एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, जिसका मतलब होता है गलत हो तो बताना, सही हो तो मत बताना। मतलब समझे भाई? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग मतलब क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल आज अपन क्लास ले रहे हैं, तो मैं थोड़ा ना तुमको फोन करके रोज बताऊंगा अरे आज भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जिस दिन नहीं होगी बता दूंगा आज नहीं। इसे कहते हैं एक्सेप्शन रिपोर्ट। और एक होती है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, 143 और 2 में। इसे आप स्पेसिफिक या मैंडेटरी रिपोर्टिंग कह सकते हो। इसमें आपको हर केस में रिपोर्ट करना। तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग में सपोज आपको बोला है बताओ क्या एएस फॉलो हुए, तो अगर फॉलो हुए तो आपको लिखता है एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन फॉलोड बाय द एंटिटी। नहीं हुए तो लिखता है एएस हैव नॉट बीन फॉलोड, क्यों नहीं हुआ ये भी लिखता है। यानी यहां पे क्या होता है, यू हैव टू रिपोर्ट इन ऑल केस। अगर सब कुछ ओके देन टू रिपोर्ट, अगर सब कुछ ओके नहीं है देन ऑल्सो रिपोर्ट। हालांकि इस केस में आपको रीजंस भी देना है, ऐसा सबसेक्शन 4 कहता है कि जब भी आप कोई नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हो, कुछ गड़बड़ बता रहे हो, क्वालिफिकेशन दे रहे हो, तो रीजंस दे दीजिए कि क्यों आप बोल रहे हो कि सब कुछ सही नहीं है या क्या गलत है।
इसी तरह से सबसेक्शन 2 में मैंडेटरी रिपोर्टिंग होती है, इस पे एमसीक्यू भी आ सकता। ये वाला पेज अपने आप पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। एग्जाम में आप इस पेज से 100% सवाल एक्सपेक्ट करें, ये और अगले से। शत प्रतिशत इससे आप सवाल एक्सपेक्ट करें। चलिए, क्या मुद्दे हैं देखिए। यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा, इनफैक्ट इसे हटा दीजिएगा, शायद आपके ड्रोन चार्ट में होगा भी। आइए दोस्तों, हेलो हेलो हेलो। न्यू कोर्स 2024 मई में आया, उससे पहले दोस्तों, उससे पहले कंपनीज ऑडिट नाम का एक सेक्शन हुआ करता था। सेक्शन बोल रहा हूं, चैप्टर होता था, जिस चैप्टर के अंतर्गत कंपनीज एक्ट के सेक्शन 139 से लेके 148 तक के सेक्शंस आपको पढ़ाए जाते थे, आपके सिलेबस पे होते थे। और इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये चीज आप लॉ में भी पढ़ते हैं और ऑडिट में भी पढ़ते हैं, तो एक ही एक चीज आप दो जगह पढ़ रहे हो, तो बेहतर है कि आप इसे एक जगह से हटा दें। और क्योंकि अल्टीमेटली आप इस पे लॉ पढ़ रहे हो, तो अब इसको ऑडिट से हटा दें। बट फिर भी ऑडिट रिपोर्ट में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होने के कारण हमने ये डिसाइड किया कि हम ऑडिट रिपोर्ट में इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके चैप्टर में रखें। और क्या कंटेंट रखेंगे, तो कुछ सेक्शंस आपके सिलेबस में डाल दिए गए, इसके बारे में अभी मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो आपके कोर्स में सारा का सारा तो नहीं डाला गया। क्या मतलब सारा का सारा नहीं डाला गया? सारे 139 से लेके बचे हुए जो आपके सेक्शंस है, सारे सेक्शन शामिल नहीं किए गए। 143 सबसेक्शन 1 शामिल किया गया स्पेसिफिक इंक्वायरीज के ऊपर। सबसेक्शन 2 शामिल किया जिसमें आपको रिपोर्ट देना है। सबसेक्शन 3 शामिल किया गया जो भी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग के ऊपर है। सबसेक्शन 11 शामिल किया गया जो कारों की रिपोर्टिंग की बात करता है, और 12 to 15 शामिल किया गया जो फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करता है। इन सबको शामिल किया, और कारों की रिपोर्ट की इसके अंतर्गत इंक्लूड करी गई जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले आप एक करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। आपके पास अगर ड्रोन चार्ट है तो इस पेज में जो जो दिया है ये सब हमें कवर करना है। अगले पेज में जो जो दिया है वो भी आपको सब कुछ कवर करना है। जो चीज़ आपको कवर नहीं करनी है वो ये मैंने कट कर दी। टेबल यहाँ पे गलती से आ गई। एक्चुअली कारो आनी चाहिए थी, कारो की रिपोर्ट यहाँ पर शामिल नहीं हुई है। वो मैं आपको अलग से उसकी पीडीएफ शेयर करता हूँ। चलिए,
तो अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर डिस्कशन कर दे, सॉरी सर जी। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपनीज एक्ट के सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। इसे हम काफ़ी गहराई में डिस्कस करते हैं अपनी बैचेस में। अभी मैं आपको क्विक बताता हूँ। सबसेक्शन 1 में कुल मिला के 6 पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चन करना है, चेक करना है, और गलती मिले तो रिपोर्ट करना है, सब सही हो तो चुप रहना। नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी सबसेक्शन में ऑडिट रिपोर्ट पे कुछ भी नहीं आया मतलब समझ लो सब सही। टोटल 6 पॉइंट है। सबसे पहले ए फॉर एडवांस, एडवांस यानी कि लोन, सिक्योर्ड लोन्स। बी फॉर बुक एंट्रीज, वेदर बुक एंट्रीज आर प्रेजुडिशियल। सी फॉर कंपनीज अदर देन बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी। डी फॉर डिपॉजिट, लोन्स गिवन शोन एज डिपॉजिट। ये सारे आपको सबसेक्शन वाइज याद रखना है। तो ये सब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए है, ये एक्चुअल क्लॉज नंबर ABCD है। ई फॉर एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस कहीं P&L में डेबिट तो नहीं हुए। और एफ इज फॉर कैश और अदर देन कैश। ये 6 चीजें आपको पूछता है। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन अगर कंपनी बता रही है तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सिक्योर्ड लोन की बात जो हो रही है यहाँ पे, ये असेट है, यानी कंपनी ने ये लोन क्या किया है, दिया है। इट इज अ लोन गिवन, इट इज एन असेट। तो अगर कंपनी ने लोन दिया है तो आप ये देखिए कि क्या कंपनी ने बैलेंस शीट में उसे सिक्योर्ड लोन में बताया है, और अगर सिक्योर्ड लोन में बताया है तो आप ये देख लीजिए कि सिक्योरिटी पूरी वैल्यू की है, अच्छी है, रियलाइज हो जाएगी, लोन रिकवर करने में काम आएगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है, सब कुछ ठीक है, यानी कहीं कुछ प्रिजुडिशियल तो नहीं है। प्रिजुडिशियल यानी अगेंस्ट वंस इंटरेस्ट। तो इसमें आप क्या चेक करते हो, प्रॉपरली सिक्योर्ड बाय डॉक्यूमेंटेशन, सिक्योरिटी की क्वालिटी, उसकी वैल्यू, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, ये सब तरह की चीजें। तो याद रखना कि अगर आपने कोई लोन दिया 10 करोड़ का किसी को और सिक्योरिटी 8 करोड़ की है तो सिक्योर्ड लोन में 8 करोड़ ही दिखेगा, 2 करोड़ अनसिक्योर्ड लोन में दिखेगा। कभी MCQ आए तो ध्यान रखें। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, अगर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है तो मॉर्टगेज, गुड्स है तो हाइपोथिकेशन, गोल्ड वगैरह है तो प्लेज होना चाहिए। ये सब चेक कर, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा अभी। बुक एंट्रीज कहीं प्रिजुडिशियल तो नहीं है। बुक एंट्री आदि वो एंट्री जो ट्रांजैक्शन नहीं है, पर आपने सिर्फ उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के कारण रिकॉर्ड किया है, जैसे आप ईयर एंड में प्रीपेड के एडजस्टमेंट करते हो, एडवांस इनकम का एडजस्टमेंट करते हो, प्रोविजन फॉर बैड डेट बुक करते हो, डेप्रिसिएशन करते हो, रिवैल्यूएशन करते हो। दे आर नॉट रियल ट्रांजैक्शंस, रादर दे रिप्रेजेंट्स एनी काइंड ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। ये प्रिजुडिशियल का मतलब क्या हुआ, प्रिजुडिशियल का मतलब हुआ कि ये ऐसी एंट्रीज आपने करी हैं जो मे बी कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ा रही है, जिससे कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांट पाए, या बेवजह कंपनी इससे अपने कोई रेशियोज को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, यानी कुछ गड़बड़ है इसमें, सही नहीं है, ये चेक करेंगे। सी इज कंपनी अदर देन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो एक बात बताओ दोस्तों, आपका बिजनेस कोर बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो आपका कोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं हो तो ये आपका कोर बिजनेस नहीं है। तो कोई कंपनी जिसका कोर बिजनेस बैंक या इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, वो फिर शेयर्ड वेंचर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट क्यों करती है? सर उसके एक्सेस फंड्स को इन्वेस्ट करती है ताकि कैश पड़ी पड़ी तो बढ़ेगी नहीं, तो रिटर्न्स कमाएंगे। करेक्ट। अब मैं बोलूं कि एक कंपनी है जैसे इन्फोसिस, उसके पास है 10,000 करोड़ कैश, जिसकी उसने शेयर्स खरीद लिए और वो शेयर बेचने पे लॉस हो गया, या डिवेंचर खरीदे बेचने पे लॉस हो गया, आपको कुछ अजीब लग रहा है? ऑफ कोर्स सर, क्योंकि एक तो मेन उसका बिजनेस है नहीं इन्वेस्टमेंट करने का, तो उसने करे होंगे रिटर्न कमाने के लिए, और उसमें भी लॉस हो गया, तो हो गया होगा सर। पर नॉर्मली ये कंपनियां ऐसी जगह पैसे नहीं लगाएगी जहां पे रिस्क है। क्यों? क्योंकि इनका मेन बिजनेस ही नहीं है रिस्क लेने का इन्वेस्टमेंट्स में। कहा गया है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बिलो कॉस्ट बेचा है, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इन्फोसिस ने एक शेयर खरीदा था 100 रुपए पे दूसरी कंपनी का,
जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1000 रुपये और हमने उसे बेच दिया 950 पर, तो ये मार्केट वैल्यू से कम पे बिका है पर कॉस्ट से कम पे नहीं बिका है, तो ये इस क्लॉज में कवर नहीं होगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम पे बिका है यानी लॉस में बिका है, तो ऑडिटर को बोला है भाई चेक कर ले कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हो सकता है कोई मिली भगत हो, हमारी रिलेटेड पार्टी की कंपनी के शेयर में हमने पैसा लगाया और बाद में बेच दिया, नुकसान खा लिया ताकि उसका फायदा हो जाए, ये गलत है। तो अगर असेट और सिक्योरिटी को आपने बिलो कॉस्ट बेचा है तो चेक कर लो और गड़बड़ हो तो रिपोर्ट करो। कभी भी किसी को लोन देते हैं तो उस पर ब्याज लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, पर डिपॉजिट्स में नॉर्मली ब्याज सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि डिपॉजिट देने वाले की गरज होती है लोन लेने वाले की। बिजली का कनेक्शन लगाना है, डिपॉजिट दिया, किराए पे जगह लेनी है, रेंट डिपॉजिट दिया, यहाँ ब्याज नहीं होएगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि मुझे जगह मिल रही है, कनेक्शन मिल रहा है, सर्विस मिल रही है। तो मैंने रिलेटेड पार्टी को लोन दिया तो मुझे सिक्योरिटी लेना थी, ब्याज लेना था, मुझे नहीं लेना है तो मैंने बुक्स में दिखा दिया मैंने उसे डिपॉजिट दिया। इस बहाने मेरे को लोन नहीं लेना पड़ा, सिक्योरिटी नहीं लेना पड़ी, क्योंकि डिपॉजिट में नॉर्मल सी बात है अनसिक्योर्ड होती है। तो इसलिए ऑडिटर को ज़्यादा अच्छे से चेक करना चाहिए जो डिपॉजिट बुक्स में दिख रहे हैं क्या वो एक्चुअल में डिपॉजिट ही है या ऐसा तो नहीं लोन को डिपॉजिट का चेहरा बना। तो आप समझ रहे हो दोस्तों, भेड़िए कहीं शेर का लिबास पहन के तो नहीं घूम रहे, ये चेक करना है, मिले तो रिपोर्ट करना। चेक किया कुछ नहीं मिला, रिपोर्ट कुछ भी मत करो। पर्सनल एक्सपेंस कहीं पी&एल में डेबिट तो नहीं हो गए। व्हाट इज पर्सनल एक्सपेंस? कोई डायरेक्टर के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि तुझे सैलरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, साल में एक बार घूमने जाने को मिलेगा, तो ये सब कंपनी उसे दे रही है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, भले ही पर्सनल नेचर का है पर उसकी सैलरी का पार्ट है। पर्सनल एक्सपेंस जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है और अप्रूव्ड नहीं। तो डायरेक्टर साल में 3 बार घूमने जा रहा है, तीनों बार का पैसा कंपनी दे रही है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस होगा जो अग्रीमेंट अलाउड करता है, उसके बियॉन्ड आपने जो उसको पैसा दिया हो वो पी&एल में डेबिट नहीं होना चाहिए, रिकवर होना चाहिए उससे। और अगर आपने शेयर्स को दिखाया है कि कैश के अलावा इशू हैं तो या कैश के लिए इशू हैं, तो आपको बताना है कि क्या वाकई कैश आई है या नहीं। अगर नहीं आई है तो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट होती है पिछले 5 साल में कोई भी शेयर अदर देन कैश इशू हुआ है तो उसे डिस्क्लोज करना, और कैश के लिए हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं। तो 1 करोड़ में आपने टोटल 1 करोड़ की शेयर कैपिटल है, उसमें से 80 लाख की शेयर कैपिटल अदर देन कैश कोई कंसिडरेशन में लाए, जैसे बिजनेस एक्विजिशन में आपने शेयर इशू किया तो बताना पड़ेगा ये अदर देन कैश। तो ये 6 मुद्दे एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है। इसके बाद सबसेक्शन 2 कहता है कि ऑडिटर को हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बताना है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं यानी एएस के अनुसार बने या नहीं। तो रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम फॉर एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग। एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड, दोनों के ऊपर आपको सेपरेट रिपोर्ट देना है। यू हैव टू गिव अ सेपरेट ओपिनियन एज वेल एज अ सेपरेट रिपोर्ट, दोनों। इसमें बताना है कि एक्ट के सारे नियम फॉलो हुए हैं, ऐसे के अनुसार ऑडिट किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए। 143(11) कारों की रिपोर्ट हमने दी। और लिखोगे कैसे? फ्रेश शुरू करोगे, टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एज पर एक्सप्लेनेशन गिवन वेदर दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, पी और एल कैश फ्लो। जो आपको ये लाइन शुरू में यूज करनी है कि आपकी बेस्ट इंफॉर्मेशन के अनुसार क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं या नहीं। इसके अलावा सबसेक्शन 3 है जिसमें बहुत सारे मैटर्स पे ऑडिटर से रिपोर्ट अपेक्षित। इनमें शुरू के 5 मैटर अपने आप में बहुत ही आसान सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सबसे पहले आपको बताना है कि ऑडिट के लिए सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो आपको चाहिए थी वो मिली है या नहीं, और नहीं मिली है तो उससे क्या प्रभाव पड़ा। नहीं मिली है का मतलब क्या हो सकता है? उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हुआ है, रिकॉर्ड्स ऑफ अ ब्रांच कुड नॉट बी वेरीफाइड, और वहां ब्रांच ऑडिटर भी नहीं, फॉरेन ब्रांच थी तो रिकॉर्ड्स नहीं मिले, आप यहां लिखोगे। देन क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखी गई है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग ब्रांच पे जो बुक्स रखी है उसके रिटर्न्स एचओ पर आ गए क्या, अगर मैन्युअल है।
ब्रांच पे ऑडिटर है तो क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है, सब सेक्शन 8 में ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होता है और आपने उसे डील कर लिया, एएस फॉलो किए, बुक्स के अनुसार, ब्रांच के रिटर्न के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट P&L बनी। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू के, सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं है, जेनरिक पॉइंट, कॉमन पॉइंट। जी ये तीनों आप स्किप कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं बोला है। कोई भी ऑब्जर्वेशन या कमेंट यानी कि मॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर, सॉरी नॉट की ऑडिट मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर भी हो सकता, जिससे आपको लग रहा है कि आप कंपनी के कोई एडवर्स फंक्शनिंग को हाईलाइट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे रिपीट कर दो। तो ये मैटर अगर क्या हाईलाइट कर रहे हैं, एडवर्स फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी, जैसे आपने मॉडिफिकेशन में लिखा है कि कंपनी प्रोविजंस नहीं बना रही है, इस कारण से प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रही है, डिविडेंड ज़्यादा बात रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे भी लिख दोगे कि हमारा ये क्वालिफिकेशन कंपनी की एडवर्स फंक्शनिंग को दिखाता है। अब ये यूजलेस है, क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी क्वालिफाइड ओपिनियन में वो लिख रहे हो, यहाँ रिपीट कर रहे हो। सिमिलरली कोई क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क है, रिजर्वेशन का मतलब होता है डिस्क्लेमर, तो ये जो पॉइंट है आपका एच, इसमें सिर्फ किसकी बात की गई है? एच ओनली टॉक्स अबाउट मॉडिफाइड ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर की बात नहीं करता। कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया अकाउंट्स और अदर मैटर पे तो उसे यहाँ रिपोर्ट कर दो, कोई वहां पे भी हो रहा है यहाँ वापस से रेफर करना है, कोई मतलब नहीं, इसलिए ये काम करें। और डायरेक्टर कोई डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, 164(2) में मैनेजमेंट से पूछना है, जो वो बोलेगा हमें लिख देना है, एज पर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लिख दो, चेक नहीं करना है, बस पूछना है और लिख दो। अब एक सवाल जवाब दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके जवाब के बेसिस पे आगे समझा पाऊंगा। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या उन कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिटर को कोई ओपिनियन देने की ज़रूरत है क्या? बताइए। मैं आपके सामने एक और सिंपल क्वेश्चन रखता हूँ। एक कंपनी में कैश वेरिफिकेशन नहीं होता है, हमने मैनेजमेंट से पूछा कैश कब वेरीफाई करते हो, बोले आज तक नहीं करते। हमने बोला बीआरएस बनाते हो, बोले नहीं बनाते। हमने बोला बैंक स्टेटमेंट कैश बुक टैली हो रही है, उन्होंने बोला होना चाहिए, पता है। हमने यार ऐसे कैसे काम चल रहे हो, उन्होंने बोला विश्वास पे। हमने बोला यार ऐसे थोड़ी ना विश्वास पे काम चलता है। हमने बोला हम तो ऐसे ही काम करते। जाको राके साया मार सके ना कोई, रब रखा। हमारे साथ कोई धोखा नहीं करेगा कि हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तो ऑडिटर बोल रहा है अरे नहीं हमें तो बहुत डर लग रहा है आप जो बोल रहे हो, बीआरएस ही नहीं बनाया हमने। कंपनी ने बोला आप बना लो, ऐसा है तो देख लो, कुछ भी आपको नहीं लगेगा गड़बड़ है। कैश वेरीफाई नहीं करी हमने, आप कर लो, आप बता देना 1 रुपए का भी अगर डिफरेंस आ जाए तो। अब ऑब्वियस सी बात है आप कैश वेरीफाई करोगे, डिफरेंस नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो मेरा सवाल है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई खामी नहीं है, पर कंपनी के इंटरनल कंट्रोल में खामियां हैं, डेफिशिएंसी है। अपन टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे राइटिंग में अगर वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है 265 के अनुसार। क्या ऑडिट रिपोर्ट में आपको कंपनी के इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी को कहीं हाईलाइट करने की जरूरत है क्या? मेरा आपसे ये सवाल है। मतलब मैं कह रहा हूं कि मैंने कैश वेरीफाई करी कंपनी की तो सही निकली, पर कंपनी कभी कैश वेरीफाई करती नहीं। बीआरएस बनाया तो सब सही निकला, कोई रिकंसिलिएशन ऐसे नहीं थे जो अनरीजनेबल थे थोड़े बहुत डिफरेंस, बट सब सही थे। जैसे चेक कुछ प्रेजेंट नहीं हुए थे, वो हमने देखा तो अगले एक हफ्ते में प्रेजेंट हो गए मार्च के बाद, ये सब थे, पर सब सही था अदरवाइज। क्या आपको रिपोर्ट में लिखना है कि कंपनी बीआरएस नहीं बना रही है, कैश नहीं वेरीफाई कर रही है? बताओ। रुका हूं आपके जवाब के लिए। वेट कर रहा हूं मैं जवाब के लिए, फिर ही आगे बढ़ूंगा।
अदर मैटर में लिखना तो पड़ेगा सर। तो बेटा एक चीज समझना, अच्छा हो तुमने लिखा। एक बात कान खोल के सुन लो, इंटरनल कंट्रोल की खामियां मेरी जिम्मेदारी चेक करना नहीं है, क्योंकि कंपनी के कंट्रोल अच्छे खराब है ये इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट की बातचीत है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो सर आपने चेक क्यों किए? मैंने इसलिए चेक किए क्योंकि कंट्रोल अच्छे होते तो मेरी सैंपल साइज में कम कर देता, कंट्रोल खराब है तो सैंपल साइज बढ़ जाती है बस। प्लस वो तो मेरी अच्छी नीयत थी कि मैंने मैनेजमेंट TCWG को राइटिंग में कम्युनिकेट कर दिया। नियत क्या जरूरी भी है, 265 बोलता है, करना पड़ता है। और आपको तो मैंने कल ही बताया था कि उस लेटर में भी हम लिखते हैं ऑडिट का पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, पर इसके लिए हमारे प्रोसीजर्स में हम इंटरनल कंट्रोल देखते हैं ताकि हम हमारे प्रोसीजर्स का एक्सटेंड डिसाइड कर सकें। उस दौरान हमें ये गलतियां मिली है वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पर ये ना समझे कि ये सारी गलतियां हैं। और ये रिपोर्ट भी सिर्फ मैनेजमेंट TCWG को राइटिंग में इंटरनली दी जाती है, ये कहीं पब्लिश नहीं होती है, बाहर नहीं निकलती। तो इस कारण से ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पर ही रिपोर्ट देने की करने की शेयर होल्डर्स को पब्लिकली कोई जरूरत नहीं। पर अब शेयर होल्डर बेचारों को पता ही नहीं पड़ेगा कि फिर मैनेजमेंट अगर गड़बड़ कर रहा है तो कोई कंट्रोल्स खराब चल रहे हैं, तो भैया हमारा काम भी नहीं। तो इसके लिए ऐसा किया गया कि शेयर होल्डर्स को ये चीज़ पता कब पड़ना चाहिए दोस्तों, जब आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा हो या बहुत लार्ज कंपनी है जहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेड अच्छे कंट्रोल्स होना चाहिए। तो इसके लिए एक नया क्लॉज ऐड किया गया सेक्शन 143 के सबसेक्शन 3 में, क्लॉज आई फॉर इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। और कहा गया है कि इंटरनल सारे कंट्रोल नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल, जैसे फायर सेफ्टी कंट्रोल नहीं, फाइनेंशियल रिलेटेड, वो भी कौन से, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से रिलेटेड, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कई क्वालिटी कंट्रोल्स होंगे जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़े। रिक्रूटमेंट कंट्रोल्स होंगे, अच्छे एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हैं या नहीं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट नहीं है, भले ही गलत आदमी को रिक्रूट करोगे, सैलरी दोगे तो आपके लॉस होंगे, पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे इसका फर्क नहीं। तो क्या कंपनी के एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसे कहते हैं IFC विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कई लोग इसे इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कहते हैं। बस आपको ये रिपोर्ट करना है क्या वो इन प्लेस हैं यानी एग्जिस्ट करते हैं, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस इफेक्टिव है यानी। पर ये आपको सारी कंपनी में नहीं करना है, सिर्फ स्पेसिफाइड कंपनीज में करना है। जो रूल 10A, अब रूल हटा के उसको नोटिफिकेशन से कवर कर दिया है, तो सारी लिस्टेड कंपनीज, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना AFC रिपोर्टिंग की, ये सारी लिस्टेड कंपनीज पे लगती है। 1 सेकेंड, ये स्मॉल कंपनी 1% कंपनीज पे नहीं लगती है। और 3, प्राइवेट कंपनी जो कि बोरिंग्स 25 करोड़ से कम रही है, कब, एनी टाइम, और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम रहा है, कब, कब क्या, साल खत्म होने। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है, उसको एग्जम्पशन, आपके नॉलेज के लिए बता, कंपनी लॉ में पढ़ो, उसको एग्जम्पशन है। यानी स्मॉल ओन 1% कंपनी को एग्जम्प्ट है, उसके ऑडिटर को रिपोर्ट नहीं देना है, और ये वाली प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है। बाकी सारे कंपनी के ऑडिटर को अब IFC ओवर FR पे भी रिपोर्ट कर। यानी अब कंपनीज एक्ट के केस में वो नियम नहीं लगता है जो एसएस कहता है कि हम इंटरनल कंट्रोल की खामियां शेयर होल्डर को नहीं बताएंगे, क्योंकि कंपनी में पैसा शेयर होल्डर का है तो उनको जानने का हक है, ये सोचते हुए ये नियम बनाया है। तो बहुत सही कहा, अगर लॉ रेगुलेशन कहता है तो बताना है, नहीं तो एसएस के अनुसार नहीं बताना है, बिल्कुल। इसके अलावा सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 में कहा गया है कि और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि उसे कोई भी और चीज ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड कराना है तो बोल सकती है ऑडिटर को करे।
तो रूल 11 में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है। जैसे कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रोविजन, डेरिवेटिव्स मिला के क्या होता है डेरिवेटिव फाइनल में पढ़ना। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा ट्रांसफर करने में कोई डिले हुआ है आपसे, कोई इन्वेस्टमेंट गारंटी इंटरमीडियरीज के थ्रू दी है, इसका क्या मतलब है आप समझिए। ई वाला पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, ये सब अब इम्पॉर्टेंट है बहुत। ई इम्पॉर्टेंट है, एफ इम्पॉर्टेंट है, और जी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एच तो ठीक है, पहले ई पढ़ते ही क्या। देखो सीधी सी बात है, समझो कि सूरज को स्वीटी से बात करते, लेकिन उसे डर लग रहा है। लेकिन श्वेता स्वीटी को भी जानती है, सूरज को भी जानती है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अब आपको इससे बात करने में घबराहट सी हो रही है, डेंजर लग रहा है बात करने में। तो आप बताइए दोस्तों, क्या आप बात डायरेक्टली करेंगे स्वीटी से? तो सर डर लग रहा है तो कैसे करेंगे? तो आप किसके थ्रू करोगे? आप श्वेता को मैसेज पहुंचाओगे, अगर आप कंफर्टेबल हो उससे बात कर देगा, और श्वेता स्वीटी को पहुंचा देगी, बस। इसे कहते हैं इंटरमीडियरी। ये इंटरमीडिएट कर रही है। हाँ सर हम इंटरमी तो हैं, अरे इंटरमीडियरी आनी है पोस्ट पेन का काम। ये एक्चुअल में इन्वेस्टर है और ये बेनिफिशियरी। आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा ले लीजिए कि ये है किंग्स 11 पंजाब, जिसमें दाऊद या लेट्स से दुबई का कोई भाई इन्वेस्ट करना चाहता है, पर नियम यह है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं है आईपीएल में, इंडियन क्रिकेट टीम में इन्वेस्ट करने। बीच में श्वेता लेट्स से फॉर एग्जाम्पल है प्रीति झिंटा लिमिटेड, भाई के भाई ने प्रीति जिंटा को पैसे दिए और बोला कि ये पैसा तुम्हें एक काम करो किंग्स 11 पंजाब में लगा देगा। तो ये माना जाएगा कि इन्वेस्टर दुबई के भाई है, इंटरमीडियरी प्रीति जिंटा है, और किंग्स 11 पंजाब की कंपनी आती है 50 बेनिफिशियल। ये सबसेक्शन कहता है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है ये कह के कि ये पैसा किसी और को आगे लोन के रूप में, एडवांस के रूप में, या उसके शेयर खरीद के, या ये पैसे के अगेंस्ट में सामने वाले को लोन लेने दो बैंक से और तुम गारंटी दो, यानी आपने पैसा किसी को दिया है किसी और को पैसा पहुंचाने के लिए, तो आपको और जिसको आपने पैसा दिया इन दोनों को अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा ये सारी। तो हमें मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेना है कि उनके नॉलेज और बिलीफ में कहीं ऐसा तो है नहीं कि किसी ने पैसा दिया है किसी को ये कह के कि किसी और को दे, या उसे फंड्स मिले हैं ऐसे। प्लस ऑडिट प्रोसीजर से भी आप देख लो, ऐसा तो कुछ नहीं, अगर है तो आपको रिपोर्ट करना। नेक्स्ट, डिविडेंड जो भी आपने पे किए कंपनीज एक्ट के सेक्शन 123 का पालन करके पे किए, ज़्यादा पे नहीं किए। और ऑडिट ट्रेल नया प्रोविजन 23-24 से अब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कंप्यूटर पर विटेज हो रहे हैं तो हर एंट्री का आपके पास पूरा ट्रेल होना चाहिए, शुरू से लेके आखिरी तक, किसने एंट्री करी, किसने चेंज करी, किसने डिलीट करी। तो अब डिलीटेड एंट्री का भी लॉग होना चाहिए, नहीं है तो मैनेजमेंट को डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताना पड़ेगा और ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में भी कम्युनिकेट करना होगा। इसमें अदर लीगल और रेगुलेटरी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सारे पॉइंट के साथ। तो अपनी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करी है बुक्स के लिए, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड हो, साल भर ऑपरेट हो और प्रिजर्व की।
कंपनीज अकाउंट रूल्स के हिसाब से बोर्ड को भी एक डिक्लेरेशन देना होता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट पे, क्यों तो ये सब। और एक ये आखिरी है मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन जो भी पे की गई है, आप चेक कर लिए कि वो एक्सेस तो देखिए बियॉन्ड लिमिट्स तो नहीं, ये सब आपको रिपोर्ट। तो ऑडिट ट्रेल का मतलब बेसिकली है कि ये इस्टेब्लिश करता है कि आपके बुक्स में जो भी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, चेंज हो रही है, एडिट हो रही है, सबका लॉग मेंटेन होता है। दिस इज व्हाट ऑडिट ट्रेल इज। हमें भी रिपोर्ट करना होता है, और मैनेजमेंट भी क्या करता है, डिस्क्लोजर पे पढ़ के बता देता हूँ। और ये अडानी का 24 के फाइनेंशियल्स बता रहा हूँ। कंपनी यूजेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर वेटेरिक बुक्स which has a feature of trail and is same is operating throughout the year for all transaction recorded in software। तो साफ बोला है कि ये थ्रू आउट द ईयर ऑपरेटिंग। हालांकि ये बोला है कि एक्सेप्ट ट्रेल फीचर इज नॉट अनेबल फॉर सर्टेन डायरेक्ट चेंजेस टू डेटा फॉर यूजर्स विद सर्टेन प्रिविलेज एक्सेस राइट्स टू SAP एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। प्लस कोई भी ऐसा केस दिया है जिससे मालूम पड़े कि ऑडिट ट्रेल को टैप पर किया है, बदलने की कोशिश। लॉग भी एक्टिवेटेड है जिसमें मेंटेन होता है कि किसने क्या बुक्स में एंट्री करी है, कौन कब लॉग इन किया था, लॉग आउट किया था, वो सब डिटेल। ये सारी चीज़ें आपको रिपोर्ट कर दी है। देन ये एग्जाम्पशन फ्रॉम IFC रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया। प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, 1% कंपनी एग्जाम्प्ट है। प्राइवेट कंपनी कब एग्जाम्प्ट है? जब उसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और बोरिंग 25 करोड़ से। ये आपको एनी टाइम इन करंट ईयर देखना होता है, और टर्नओवर प्रीवियस ईयर में बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये लास्ट ईयर का देखते हैं और ये करंट ईयर का। पूरे कंपनी लॉ में शायद ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे एक जगह आप पिछले साल का डेटा देख रहे हो और एक जगह आप करंट ईयर का देख रहे हो। बोरिंग्स करंट ईयर की, टर्नओवर पिछले साल। कोई भी क्वालिफिकेशन है तो रीजन देना। ब्रांच ऑडिटर मैंने आपको बता दिया, ऐसे 600 फ्रॉड रिपोर्ट। उससे पहले सबसेक्शन 9 और 10 कहता है कि ICI के द्वारा दिए गए ऐसे इसको रिकमेंडेड बाय ICI इन कंसल्टेशन विद नफरा विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय CG। इस पे MCQ ऐसा आ सकता है कि हु प्रिस्क्राइब्स एसेस फॉर कंपनीज। और ऑप्शन पे ऑब्वियस सी बात है आपको क्या देंगे, नफरा, सेंट्रल गवर्नमेंट, RBI, नेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग अथॉरिटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, RBI देती है आपको, या ICI। तो कौन प्रिस्क्राइब करता है ऐसे सारी कंपनी के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ICI सिर्फ रेकमेंड करती है दफरा के साथ मिलके, बाकी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का। जब तक कोई ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती, अभी तक देखिए, तो सारे ICI के ऐसे फॉलो। इसलिए ऐसे का आप लीगल रिकग्निशन आप फॉलो नहीं करोगे तो बाधा जाएगा कि एक तो आपने मिसकंडक्ट किया कोड ऑफ एथिक्स में। व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, ये फाइल में आप देखोगे कि आपने ICI की बातें थी, बात ये तो आपके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं, डिग्री छीन लेते हैं। और दूसरा, कंपनीज एक्ट का सेक्शन भी वायलेट हुआ है, क्योंकि सब सेक्शन 10 देखा है कि ऐसे जो नोटिफाई हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जब तक नहीं हुए सारे ऐसे फॉलो करता है। सब सेक्शन 11 फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करता है, और क्या, सॉरी, कारों की बात करता है, और कहता है कि आपको कारों की रिपोर्ट देने की जरूरत है। व्हाट इज कारो, सेपरेट डिस्कशन है पूरा। और फाइनली एक बात 45 है जो बोलता है ऑडिटर को रिपोर्ट साइन करनी है। बहुत करेगा ऑडिटर का पार्टनर, कोई भी कर सकता है, अप्लाई भी। और उसके कोई क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, नेगेटिव कमेंट्स है तो उसे कंपल्सरली जनरल मीटिंग में रीड आउट करना पड़ता है। आप सिर्फ उसे रख नहीं सकते, वो पढ़ना पड़ेगा। इन सब के अलावा जो बचता है वो है फ्रॉड रिपोर्टिंग, विच इज नॉट देयर। फ्रॉड रिपोर्टिंग
तो वो चीज़ आना चाहिए थी, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। किस में नहीं है बेटा? आपके ड्रोन चार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, कारों की रिपोर्टिंग नहीं है, और ये फ्रॉड रिपोर्टिंग आना था, उसकी जगह कोई गलत टेबल आ गया। इसके लिए मैं आपको इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और अलग से कारों के साथ इसे शेयर भी कर दूँ। फ्रॉड रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है? अगर ऑडिटर को ऑडिट के दौरान कंपनी में किसी भी प्रकार के फ्रॉड की भनक लगती है, तो वो चेक करता है कि फ्रॉड हुआ है क्या, और अगर उसे रीजन टू बिलीव हो जाए, यानी कि प्रूव हो जाए कि ओ हो फ्रॉड हुआ है, तो उसे इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। और मालूम है किसको रिपोर्ट? प्रोविजन इतना खतरनाक बनाया गया है, वो कहता है कि आपको रिपोर्ट किसे करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे। क्यों? क्योंकि कंपनी में फ्रॉड हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? कंपनी को बताओ, कंपनी सही करेगी। वेरी गुड। अगर ये फ्रॉड एम्प्लॉई या कंपनी के मैनेजमेंट ने किया है, तो आपको इसे किसे बताने की जरूरत है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर एम्प्लॉय कंपनी के फ्रॉड कर रहे हैं या कंपनी के डायरेक्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं, तो क्या रिस्क है कि ये लोग कभी ये फ्रॉड सुधारेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका पर्सनल फायदा हो रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आके सुधरवाई। तो अगर ऑडिटर को अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के दौरान रीजन टू बिलीव है कि एक ऑफेंस ऑफ फ्रॉड हुआ है, जिससे लग रहा है 1 करोड़ या उससे ऊपर का अमाउंट इन्वॉल्व हो सकता है एक फ्रॉड में, ये हो चुका है, पास्ट फ्रॉड है, या हो रहा है, करंट फ्रॉड है, दोनों ही केस में, यानी आपको 10 साल पुराना फ्रॉड भी अब पता पड़ा, कंपनीज एक्ट आया था उससे पहले का भी पता पड़ा, पर अब पता पड़ा तो अब रिपोर्ट करो। पर ये किसने किया है? ऑफिसर या एम्प्लॉय, नॉट थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता, तो आप सीजी को बताओगे कितने टाइम और मैटर में, जैसे भी प्रिस्क्राइब किया, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली 60 डेज का टाइम पीरियड होता है। पर अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, देन इन दैट केस आपको ऑडिट कमिटी, और वो नहीं है तो मैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। कितने दिन में? स्पेसिफाइड टाइम, जो कि 2 डेज। प्लस कारो के क्लॉज 11 में भी फ्रॉड रिपोर्टिंग, जितना सा प्रोविजन आपके सिलेबस। तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 करोड़ से कम है, then in that particular case only to the board of directors and the audit committee. सपोज कंपनी में 2 फ्रॉड पता पड़े, दोनों 60-60 लाख के, तो दोनों आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं बताना है। एक फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हो चुका है, या जैसे हो रहा है लग रहा है हो जाएगा, या अभी जो डिटेक्ट हुआ है वो कम है, पर टोटल साइज डिटेक्ट होगी तो 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगी, तो आप इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बता दो। कैसे उसका पूरा फॉर्मेट वगैरह है वो सब आप कंपनी लॉ में पढ़ो। और इसी के साथ दोस्तों आपका किसका डिस्कशन भी पूरा हो जाता है। 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 करोड़ से नीचे है तो ऑडिट कमेटी और बोर्ड। इसी के साथ आपका पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है दोस्तों चैप्टर नंबर 8 का, एक्सेप्ट कारो। कारो का बेहतरीन रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैं उसे आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आप उसे वहां से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद विल बी चैप्टर 9, स्पेशल फीचर्स फॉर ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, और चैप्टर 10 विच इज बैंक ऑडिट। चैप्टर 4 एक अभी हमने स्किप कर रखा है। कारो का मैं आपके साथ वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, आप उससे देखिए, उसमें बढ़िया रिवीजन है। उसके नोट्स मैं अभी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अलग से प्रिंट निकाल लीजिए, एंड देन वील बी डन विद इट। So that's about it, basically what we had to discuss, guys and gals, and then we'll continue it. Bye. Any doubts, please ask. कोई डाउट से बेटा तो पूछ लीजिए। चलिए, कोई डाउट से तो पूछिए, अदरवाइज अपन कवर करते हैं, कंप्लीट करते हैं आज का।
नो डाउट सुपर क्लियर, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। आज मैंने थोड़ा स्लो रखा था, बट आई होप आपको स्पीड ठीक लगी, क्लियर रही चीज़ें। कल अपन आगे बढ़ेंगे इसको। लाइव में संख्या कम हो रही है, बट उम्मीद करता हूँ कि बच्चे रिकॉर्डेड में देख के इसका फ़ायदा ले पा रहे हैं। जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके कोई फीडबैक्स हो देना चाहें तो एक बार बता दें, जो अच्छा लग रहा है वो भी, और कोई सुधार की ज़रूरत है तो वो भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, आपके कमेंट का हौसला अफजाई, अच्छा लगा। बाय।